जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस डिफेंस वाला के हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस एनडीए 2 जो कि आपका एग्जाम होने वाला है और इस शक्ति बैच का जो कि एक क्रैश कोर्स, एक फास्ट ट्रैक कोर्स था जिसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स का रिवीजन करवाया गया। सारे सब्जेक्ट्स का जितने भी आप लोगों के इस कमिंग एनडीए एग्जाम के अंदर जो कि वैल्यूएबल चैप्टर्स थे उनका उन्हीं वेटेज के हिसाब से बाइफरगेट करके पिछले सालों को एनालाइज करते हुए आप लोगों के मॉक टेस्ट भी बनाए जा रहे हैं जो कि आप लोग दे रहे हो बहुत ही जोर शोर से ऐप पर, है ना। और उसी हिसाब से आपके लेक्चर्स भी हम लोग एक कैप्सूल फॉर्म में, है ना, जितना जितना ज्यादा कोर्स था आपका 11th और 12th दोनों की फिजिक्स मिला करके 9th और 10th की भी बेसिकली, है ना, उसको हमें कैप्सूल की फॉर्म में कंप्रेस करके आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। तो उम्मीद है कि जर्नी आप लोगों के लिए सुखद रही होगी, है ना, और यह यात्रा आपके लिए मंगलमय रही होगी और आप वो चीज पाएंगे जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, है ना। जो चीज आप डिजर्व करते हैं वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने मेहनत पूरी अच्छे से करी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आज इस फिजिक्स वाली सीरीज का हम 17वां लेक्चर लेकर के आए, 17th लेक्चर, जो कि है जनरल अप्लायंसेस पर और उन पर इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड ये लेक्चर रहेगा। दोस्तों जिस तरह से आपसे प्रॉमिस किया गया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये कहा था कि भाई जिस ऑर्डर में हम चलेंगे उसी ऑर्डर में हम लोग चलें। ऑर्डर हमने डिस्टर्ब नहीं किया, कोई भी लेक्चर आगे पीछे नहीं है, एकदम सीरीज में। अगर आप देखना चाहो आप सीरीज में सारे लेक्चर्स देख सकते हो एक के बाद एक। और सबसे एंड में जो मैंने मेंशन किया था कि भाई जनरल अप्लायंसेस इस बार एनडीए 2 के फिजिक्स के सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो इस लेक्चर को लाना मेरे लिए कंपलसरी था। तो ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस शक्ति बैच का। दोस्तों मॉक टेस्ट जरूरी है, मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस उसके बेसिस पर एनालाइज कीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स वाला ऐप से। आप मॉक टेस्ट भी ऐप पर जाकर के दे सकते हैं। आप जानते ही मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। पहले पार्ट टेस्ट रहे और फिर मॉक टेस्ट, ये सब आप दे सकते हो। लगभग 7 टेस्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4, ये सब आप दे सकते हो जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी पे नहीं करना आपको, आप अपना एनालिसिस देख सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, इस लेक्चर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्लासरूम सेक्शन के अंदर जाना है आपने ऐप में, और वहां पर फिजिक्स टैब को आपने टैप करना है। वहां पर आज की डेट के नीचे यहां के नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको एक थॉरो रिवीजन की तरीके से रख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से पिछले पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक में से, जैसे प्रेशर कुकर पर बात कर ली जाती है कभी, हैंड पंप पर बात कर ली जाती है कभी, लिवर्स पर बात कर ली जाती है कभी, है ना, तो ऐसा ही कुछ इस लेक्चर से भी आने वाला होगा जरूर। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए लाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को। दोस्तों एक एक करके सारे अप्लायंसेस की बात होगी। सबसे पहले बात हो रही है पेंडुलम की। ठीक है, देखो यार, पेंडुलम एक धागे से बंधी हुई बॉब है ना। एक बॉल है जो कि धागे से बंधी हुई है और धागे को एक जगह पर क्या कर रखा है, टाई कर रखा है, पाइवट कर रखा है। दूसरा एंड जो है वो फ्री छोड़ रखा है, जो बॉब वाला एंड है उसको फ्री कर रखा है। ठीक है ना। इसके अंदर के डायनामिक्स क्या क्या है, यानी फोर्सेस कैसे कैसे लगती हैं, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आपने 11th 12th की फिजिक्स पढ़ी, इवन 9 10 के अंदर भी ये चीज बता दी जाती है। हमारे कोर्सेज के अंदर हम लोग बता देते हैं 9 10 के अंदर, ठीक है ना, कि पेंडुलम कैसे वर्क करता है, साउंड चैप्टर के अंदर खासकर। ठीक है, तो ये जो मास है इस बॉब का, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा mg, और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर टेंशन फोर्स आएगी। धागे में जो फोर्स होती है उसका नाम टेंशन फोर्स है, वो आएगी। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, आप जब इसको डिस्प्लेस करवा के किसी भी कोने पर लेकर के जाते हो, है ना, वो वाला कोना कहलाता है एक्सट्रीम, है ना, और ये कहलाता है मीन, क्योंकि इसी के अबाउट ऑसिलेशन होती है ना, इसी के अबाउट ऑसिलेशन होती है। तो जब ये किसी एक्सट्रीम पर जाता है तब फोर्सेस की डायनामिक्स क्या होती है। बच्चों फोर्सेस की डायनामिक्स तो सेम ही होती है, लेकिन एंगल के बीच में कुछ कुछ चेंज आता है। आइए स्टडी करते हैं एक बार उस चीज को कि क्या होता है। बेटा जब आप इस स्ट्रिंग को ले जा करके किसी एक एक्सट्रीम पर ले जाते हो, तो नीचे तो mg अभी वैसा ही लग रहा है, जैसा mg यहां लग रहा था वो सेम टू सेम mg यहां भी लग रहा है। लेकिन आपने किसी एंगल से इसको डिस्प्लेस किया, कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आपने इसको दी, जिसकी वजह से इस mg का एक कंपोनेंट यहां mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इस तरफ mg sin थीटा जनरेट हो जाएगा। mg cos थीटा तो कर रहा होगा टेंशन को बैलेंस, लेकिन जो mg sin थीटा है वो इसको वापस लेकर के आएगा। और यही mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है उस एक्सेलरेशन के लिए, जो एक्सेलरेशन इसको नेसेसरी है
जो एक्सेलरेशन इसको चाहिए इसको वापस मीन पर लाने के लिए और फिर मीन से आगे लेके जाने के लिए दूसरे एक्सट्रीम पर। तो इस तरीके से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, एसएचएम करता है। एसएचएम के अंदर हमने इस बारे में बात करी है वैसे, है ना। तो जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाई जाएगी इस बॉब की उतना ज्यादा एंगल बैठेगा। समझते होगे आप इस बात को? जितना मैं इसको दूर लेके जाऊंगा उतना बड़ा एंगल हो जाएगा, है ना भैया। और जितना बड़ा एंगल हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। 0 से 90 तक साइन राइज करता विद द थीटा, है ना। जितना थीटा थीटा जैसे राइज करेगा साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे क्या करेगी, राइज करेगी 0 से 90 तक। सही बात है ना। तो 0 से 90 का मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है। इससे ऊपर कहां लेके जाओगे पेंडुलम को? सही बात है कि नहीं। तो थीटा आप जितना इतना बढ़ाओगे साइन थीटा उतना उतना बढ़ेगा। साइन थीटा जितना जितना बढ़ेगा mg साइन थीटा की वैल्यू उतनी उतनी बढ़ेगी। उतनी ही तेज एक्सेलरेट करता हुआ ये नीचे आएगा, उतनी ही तेज एक्सेलरेट करता हुआ ये नीचे आएगा, है ना। उतनी तेज वेलोसिटी से नीचे आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी उस टाइम पर। क्या बात समझ में आ गई? एक बार पढ़ लेते हैं इसको। It consists of a heavy point mass suspended by a weightless, perfectly flexible and inextensible string from a rigid support. It has a periodic motion. Periodic motion का मतलब होता है भैया कि किसी एक कोने से किसी दूसरे कोने पर जाना और फिर वापस वहीं आना। जिस जगह से स्टार्ट किया वहीं जगह पर एंड किया इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला ये है, T is equal to 2 pi under root L over G. Here L is the length of the string and G is the gravity. जहां पर भी आप इसको ऑसिलेट करवा रहे हो, चांद पर करवा रहे हो, पोल्स पर करवा रहे हो, इक्वेटर पर करवा रहे हो, तो अलग अलग टाइम पीरियड आएगा। आप इस बात को समझते हो, है ना। जहां जहां जी जैसे जैसे जी चेंज करेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड भी क्या करेगा, चेंज करेगा। 2 पाई यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो ये था आपका सिंपल पेंडुलम। आगे बढ़े, सिंपल पुली की बात करते हैं। ये एक बड़ी सिंपल सी मशीन है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये लोड को लिफ्ट करने का काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, इस तरीके से डिस्क बनी रहती है, ठीक है ना। और यहां से आप टेंशन लगा करके इसको खींचते हो तो ये क्या करती है, ये दूसरे एज से किसी वेट को पुल अप करती है। सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल चीज है। 11th क्लास के अंदर भी सिखा दी जाती है और छोटी क्लासेस के अंदर भी बात कर ली जाती है। विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट एन एंगल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक बात है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर होना चाहिए यहां पर। ठीक, it has a groove along its rim on which string can pass around, है ना। The pulley ends are supported on a frame known as block. ये बोल रहा है कि भैया ये जो आपकी पुली है इसमें ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब इसको साइड से देखा जाए तो इस तरह की है पुली, ऐसी है। ऐसी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से रोप गुजर पाए ताकि, है ना, रोप फिट हो पाए इसके अंदर जाकर के। ये जो रोप है ये इसके अंदर जाके फिट हो जाएगी, आपको दिखनी बंद हो जाएगी। यहां से आपको यहां तक दिखेगी रोप, यहां दिखेगी, यहां तक दिखेगी, इसके बाद रोप दिखनी बंद हो जाएगी क्योंकि उसके ग्रुप में जाके बैठ चुकी है वो, है ना। ये इसका साइड भी होगा इस तरह का, ये अंदर ऐसे घुस चुकी होगी इसके, ठीक है ना, इस तरीके से घुस चुकी होगी इसके अंदर, है ना। तो ग्रुप में जाकर के वो फिट हो जाती है। तो यहां बाहर दिखेगी आपको, यहां नहीं दिखेगी। सही बात है भाई, है ना। तो इस तरह का ग्रूव होता है इसके अंदर। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक फिक्स और एक मूवेबल। पुली भी पुली पर चढ़ा दी जाती है और वो वाली पुली मूव करने लगती है। एक पुली को फिक्स करके दूसरी को मूव करवाया जाता है ना। मूवेबल पुलिस के भी क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन आप लोगों ने 11th क्लास में करे होंगे, नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां नहीं पूछे जाते यह टेंशन नहीं है उनकी, ठीक है। हाँ जी, देखो थोड़ी सी डायनामिक्स इसकी भी समझ लेते हैं। क्या कर रखा है कि एक पुली है जी, है ना, एक पुली है, उससे एक m1 मास को लटका रखा है, यहां एक m2 मास को लटका रखा है, ठीक है ना। दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटी लगेगी। m2g वाली ग्रेविटी होगी m2 की और m1g ग्रेविटी लगेगी किस पर, m1 पर। भाई वेट फोर्स है ना, और वेट फोर्स क्या होती है भैया, वेट क्या होता है, वेट होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास यहां पर m1 है और इंटू कर दें ग्रेविटी से तो यहां का वेट निकल जाएगा। उस वेट को कौन बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ऊपर लग रही होगी टेंशन, है ना। और जब तक स्ट्रिंग एक होती है तब तक टेंशन भी एक होती है, क्योंकि हम लोग इस स्ट्रिंग को मासलेस फ्रिक्शनलेस मानते हैं, पुली को भी फ्रिक्शनलेस मासलेस मानते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मास सिर्फ इन्हीं का है, m1 m2 का, ठीक है ना। मासिव रोप्स भी होती है, मासिव रोप्स के क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो रोटेशन पार्ट के अंदर आते हैं, फिजिक्स में यहां नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन एनडीए के अंदर नहीं पूछे जाते इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे m1g है, ऊपर टेंशन है, ठीक है ना। यहां m2g है, यहां ऊपर सेम टेंशन है। तो जो टेंशन इस जगह पर है, इस स्ट्रिंग में है, वही टेंशन यहां पर भी, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है ना। एक तार रहेगी तो टेंशन भी एक ही रहेगी, ध्यान रखना। एक तार रहेगी तो टेंशन भी एक ही रहेगी, ठीक। एक तार रहेगी तो टेंशन भी एक ही रहेगी, ठीक। अच्छा जी, अब देखो इसने क्या कर रखा है, ये कुछ
वैसे देखो जरूरत नहीं थी इस चीज की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। फिजिक्स वाले हो तो आपने चीज पढ़ी होगी पहले से कि m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है। हमने ये मान लिया कि m1 मास जो है वो m2 मास जो है वो बड़ा है, ठीक है। m2 इसने कोई नहीं, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है ये, यहां ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वैसे वो माइनस आ जाता है साइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां देखो क्या हो रहा है, m1g में से t गया तो m1a, क्या मतलब हुआ इसका कि नेट फोर्स जो लग रही है इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लग रही है वो है नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स, नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली। नीचे वाली कौन सी, नीचे वाली m1g है, ऊपर वाली कौन सी, ऊपर वाली टेंशन है। तो m1g में से टेंशन जाएगा, यानी एफ नेट, और नेट फोर्स कभी भी किसके बराबर हो सकती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर हो सकती है। इसका मास क्या है, इसका मास है m1, तो यहां m1 लिख दिया, तो ये हो गया m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना, ये पुली ऐसे है, ये पुली ऐसे मान लो, आप क्या दिक्कत है, m1 मास को बड़ा मान लो, देखने में बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है डेंसिटी इसकी ज्यादा हो तो मास इसका ज्यादा हो जाएगा, सही बात है ना। तो ये नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो भाई टेंशन बड़ी होगी और m2g छोटी होगी, क्योंकि ऊपर कौन लेके जा रहा है इसको, टेंशन लेके जा रही है, ऊपर टेंशन लेके जा रही है, नीचे कौन है, नीचे m2g है, तो ऊपर ले जाने वाली जो फोर्स है दैट इज टेंशन, तो टेंशन में से m2g माइनस करेंगे, है ना भैया। अनबैलेंस फोर्स निकालनी है ना आपको, और अनबैलेंस फोर्स किसके बराबर होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर। तो सेम टू सेम हमने यहां पर लगाया सेकंड मास के लिए, टेंशन ऊपर है, m2g नीचे है, बराबर हो गया m2 टाइम्स a, वहां का मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ लगाया गया है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और कुछ नहीं है बेटा, पढ़ा था आपने 9th क्लास के अंदर, याद करो इसको, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद ये एक्सेलरेशन आती है पूरे सिस्टम की, ठीक है, और ये टेंशन आती है स्ट्रिंग की, ठीक है। अगर आप याद कर सको सीधे सीधे तो याद कर लो, अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा कि आप इसको सीधा सीधे याद कर लो। और अगर सीधे सीधे याद नहीं कर पाते तो कम से कम टेंशन को तो याद कर लो, टेंशन का तो रट्टा मारी लो, ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, ये तो ऐसे भी आ जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका तो आप रट्टा कम से कम मारी लो टेंशन का, कि टेंशन कितनी होगी, तो 2m1 m2 अपॉन में m2, ठीक है ना, ओके। और इनटू में g, ठीक, फोर्स है ना भाई, नहीं तो बात बनेगी नहीं, ठीक है ना, इनटू g, तो 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू g, ओके। तो इस तरीके से टेंशन को याद कर सकते हो। एक्सेलरेशन को निकालने का बड़ा आसान तरीका है, देखो आप इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करो, क्या बोलूं, आप इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करो। इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी है, टेंशन है क्या, नहीं, फ्रिक्शन है क्या, नहीं। टेंशन को क्यों नहीं माना हमने एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि टेंशन बेटा स्ट्रिंग के अंदर की फोर्स है, तो जो अंदर की फोर्स है वो अंदर ही रहेगी। जिसके घर की लड़ाई हो तो दूसरा नहीं जाता ना भाई, उसके पंगे करने के लिए घर के अंदर, भाई घर में लड़े मरे जो मर्जी करे, प्यार करे, है ना, दुश्मनी करे, मारे पीटे, है ना, तो कोई दूसरा जाकर के बोलता नहीं है ना भाई, बोलता भाई अपना मुंह क्यों खराब करें बोल करके, इनको समझा के कोई फायदा नहीं है ना, इनके घर का आंतरिक मामला, आपसी मामला अपने आप निपटे, है ना, इंटरनल डिस्प्यूट बोलते हैं ना भाई, देश का अपना डिस्प्यूट है, दूसरा आगे कैसे बोल रहा है हमको, वही वाली बात है यहां पर भी। तो अंदर की फोर्सेस है टेंशन, ये है ना। बाहर की फोर्सेस कौन कौन सी है, बाहर की फोर्सेस जो दूसरी बॉडी से लगा रही है, बाहर की फोर्सेस जो इस सिस्टम पर दूसरी बॉडी लगा रही है, दूसरी बॉडी कौन, धरती लगा रही है, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो नीचे की तरफ लग रही है m1g, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, और नीचे की तरफ लग रही है m2g, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे के सपोर्ट में चल रही है कि अपोज में चल रही है, समझाओ, ये समझाओ मुझे, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में है या अपोज में है, भाई आंसर है अपोज में है। अच्छा बड़ी कौन सी है, तो बड़ी तो m1g है, तभी सिस्टम ऐसे आ रहा है नीचे, ये ऊपर जा रहा है, m1g बड़ा है, m2g क्या है, छोटा है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली भी तो लिख सकता हूं इस बात को, क्या कि m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने नेट फोर्स लिखी है इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर मैंने क्या लिखी, नेट फोर्स, बाहरी फोर्सेस, अंदर की फोर्स को मैंने इग्नोर कर दिया, बाहर की फोर्स लिखी जो धरती लगा रही है इस पूरे सिस्टम पर, क्या लगा रही है, m1g यहां, m2g यहां, तो m1g में से m2g कट जाएगा, m1g में से m2g कट जाएगा, है ना। तो ये बराबर किसके होगा, ये होगा नेट मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। भाई फोर्स हमेशा से क्या होती है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमेशा से क्या होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर होती है ना। तो मैं इस पूरे सिस्टम का मास लिख सकता हूं m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 इनटू में a, यहां से देखो ये निकल के आ जाएगा कैसे, g कॉमन ले लेता हूं, m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन में m1 प्लस m2, और ये बराबर किसके होगा, एक्सेलरेशन के, बस खत्म। इस तरीके से आपने इसको आंसर करना है, ठीक है ना। तो ये कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लॉजिक लगाओ, एक्सटर्नल फोर्सेस को लिखो,
अगर सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, अपोज कर रही है तो माइनस करो, सपोर्ट करेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा, अपोज कर रही है तो यहां माइनस आएगा, ठीक है ना। और ये बराबर किसके हो गया, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर बात, बढ़े आगे। साइफन की बात करते हैं भैया। देखो साइफन क्या चीज होती है, ठीक है, सिफॉन, सिफॉन भी बोलता है कोई कोई इसको, वैसे साइफन बोला जाता है, ठीक है। साइफन क्या 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 चीज है, देखो यार, ये सिंपल, यहां से यहां ग्रेविटी का कुछ नहीं चलना भाई, यहां पर मतलब ग्रेविटी की यहां कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। और ग्रेविटी की बातें यहां से आनी स्टार्ट होंगी, यहां से लेकर यहां तक ग्रेविटी की कोई बात नहीं करेगा। मतलब इस पॉइंट से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां तक ग्रेविटी की बातें नहीं होती, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेविटी की बातें स्टार्ट होंगी, यहां से लेकर यहां तक ग्रेविटी की बात आएगी, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि साइफन चीज क्या होती है। आप में से बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा भाई पेट्रोल की चोरी होते हुए या फिर आपने टंकी का पानी एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हुए देखा होगा। पानी के भी चोर होते हैं, टंकी में से पानी चुराते हैं। हाँ, कहीं पानी नहीं आ रहा होता, पानी की किल्लत होती है, किसी की टंकी बाई चांस भरी है ना, तो वो क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, खोलेंगे ढक्कन को, ठीक है ना, उसके अंदर पाइप डालेंगे, ऐसे करके उसको सक करेंगे, हवा को सक करेंगे, और हवा को जैसे सक करेंगे ना, सक करते ही सीधा उसमें दूसरे में डाल देंगे, सीधा से सक किया और दूसरे में डाल दिया तुरंत, ठीक है। तो क्या होगा, सारी हवा खींची चली जो आएगी, साथ साथ पानी भी खींचा चला आएगा। पानी क्यों खींचा चला आ रहा है, और ये इस फ्लो को कंटिन्यूअस कैसे बनाए रखेगा। एक बार आपने खींचा, ठीक है भाई, पानी निकल जाना चाहिए, लगातार पानी निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी एंटी ग्रेविटी भी चढ़ सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर जब हम हवा खींचते हैं तो हवा खींचने से लैक ऑफ प्रेशर बनता है, उस लैक ऑफ प्रेशर को भरने के लिए कोई है ही नहीं। आप जब स्ट्रॉ डाल करके पानी पीते हो या स्ट्रॉ डाल करके कुछ भी पी रहे हो, फ्रूटी, माजा, जो भी आपका मन कर रहा है, स्ट्रॉ डाल के अगर आप पी रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, है ना, आपने स्ट्रॉ लिया और उसको खींचा, सक किया आपने उसको, है ना, तो आप क्या करते हो, आप पहले हवा सक कर लेते हो सारी। जैसी हवा सक होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम इज लो प्रेशर एरिया, वैक्यूम इज अ लो प्रेशर एरिया। उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए कौन आएगा, पानी कहता है मैं ही आ रहा हूं, चल भाई ठीक है, तो पानी ऊपर चढ़ता आता है। क्या बात समझ में आई। इसी तरीके से साइफन के अंदर वर्किंग होती है। साइफन का काम यही है, एक में से प्रेशर खींचेगा, ठीक है, वहां के मॉलिक्यूल सारे गायब, आपने सारे खींच लिए अपने अंदर, पानी आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा मुंह में पेट्रोल या थोड़ा सा मुंह में पानी या जो भी मिट्टी का तेल, वो मुंह में थोड़ा सा आ जाता है ना, तो फिर उसके कोई बात नहीं भाई, अब मामला सारा आ गया ना, तो उसके अंदर सारा पानी या फिर सारा जो भी आप पेट्रोल जो भी आप निकालना चाह रहे हो, है ना, वो दूसरे कंटेनर के अंदर उसको ट्रांसफर कर दो, बस सिंपल है। तो यहां से आएगा, यहां तक तो चढ़ गया था लो प्रेशर रीजन की वजह से, यहां से यहां ग्रेविटी ले आएगी उसको, ठीक है ना। तो ग्रेविटी का और प्रेशर डिफरेंस का दोनों का मिला के रोल होता है, तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया इस बात को, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब बेंट ट्वाइस एट राइट एंगल्स विद वन लिम्ब लॉन्गर देन द अदर। एक पैर इसका बड़ा है, दूसरा पैर छोटा है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ड्राइंग आउट लिक्विड्स इन विच सम इंप्योरिटीज हैव सेटल्ड डाउन, ठीक है, मतलब अपने अपने हिसाब से आप, ठीक है, मैं तो नहीं कहूंगा कि चोरी करो पेट्रोल की या पानी की, दूसरे के पानी की टंकी में से पानी निकालो, है ना, ऐसा तो नहीं चाहूंगा भाई मैं, लेकिन मतलब ड्रॉ करो लिक्विड को, है ना, जहां से भी आपने करना हो, जो भी आपकी एप्लीकेशन हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ड्रॉ आउट लिक्विड्स फ्रॉम सच वेसल्स विच आर डिफिकल्ट टू फिल और मूव, मतलब कुछ ऐसी वेसल्स भी जहां से पानी निकाला नहीं जा सकता, पलट नहीं सकते आप उस चीज को, बहुत भारी है, उसको भी खाली कर लोगे। जैसे बाइक है भाई, बाइक के अंदर पेट्रोल है, क्या आप उसमें से पेट्रोल निकालने के लिए बाइक को गिरा दोगे या उल्टी कर दोगे, है ना। एक नीचे से नलकी लगी होती है छोटी सी, है ना, एक छोटी सी वो नॉब होती है, उसको घुमाओगे तो पेट्रोल बाहर आ जाता है, वो भी एक तरीका है पेट्रोल निकालने का, है ना। उसके अलावा क्या पलट दोगे बाइक को, जॉन अब्राहिम हो गया तुम, नहीं ना भाई। तो इस साइफन टेक्निक से वहां से पेट्रोल निकाला जा सकता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू, यही यहां पर प्रिंसिपल है और यही पूछ सकता है आपसे। बाकी आपसे देखो डायग्राम तो पूछेगा नहीं, एप्लीकेशन भी मुश्किल ही पूछे आपसे, आपसे प्रिंसिपल जरूर पूछ सकता है, लेकिन है ना, तो प्रिंसिपल आपको जरूर पता होना चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट का। बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है भाई, बात ये है। लीवर आता है। लीवर क्या चीज होती है भाई, देखो, किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, किसी भी फिक्स, ये मान लो फिक्स एक्सिस है, इसी के अबाउट में क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं। आपने सीसॉ देखा होगा, झूला जो होता है ना, उसकी फिक्स एक्सिस एकदम बीच में होती है यहां, उसके अबाउट वो क्या करता है, दोनों बच्चे झूलते हैं ऐसे करके, सही बात है ना, दोनों बच्चे क्या करते हैं, झूलते हैं। तो ये जो झुलाने वाला काम है ना, जो ये रॉड हो रही है जो झुलाने वाला काम कर रही है, दैट इज लीवर, उसी का नाम क्या रखा गया है,
लीवर रखा गया। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट इज अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस नोन एज फल्क्रम। जो फिक्स्ड एक्सिस है उसका नाम क्या है? फल्क्रम है। ठीक है, फल्क्रम। When an effort E is applied, effort मतलब कुछ नहीं है, फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एफर्ट वो पॉइंट है, एफर्ट वो जगह है जहां पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। जैसे मान लो भाई मुझे यहां से कोई चीज ऊपर उठानी है, यहां से इधर पड़ी कोई चीज मुझे ऊपर उठानी है, मैं क्या करूंगा? मैं यहां फोर्स लगाऊंगा, मैं यहां फोर्स लगाऊंगा, इधर फोर्स लगी और ये ऊपर उठ गया। देखो ये ऊपर उठ गया, उठा कि नहीं उठा? यहां फोर्स लगाई, टॉर्क जनरेट हुई, रोटेशन मोशन जनरेट हुआ और ये ऊपर उठ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स है बेसिकली, है ना? दिस वेट इनटू दिस लेंथ बराबर दिस वेट इनटू दिस लेंथ। तो जितनी लंबी इस लेंथ को मैं रखूंगा उतना ही मुझे फायदा मिलेगा। समझ रहे हो ना भाई? उतना ही ज्यादा मैं टॉर्क जनरेट कर सकता हूं। तो when effort is applied to one point on the lever, it overcomes a much bigger load. ठीक है, at some other point. In this way, in lever, the turning effect or moment of small force, the turning effect of force, है ना, और moment of a small force is used to overcome a large weight. एक बड़े वेट को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं छोटी सी फोर्स लगा करके, है ना? हाइड्रोलिक्स के अंदर भी आपने चीज सुनी होगी, लेकिन हाइड्रोलिक्स जो है वो लीवर बेस्ड नहीं है, वो फ्लूइड बेस्ड है। पास्कल लॉ अप्लाई होता है वहां पर, या पास्कल लॉ अप्लाई नहीं होता, या मोमेंट ऑफ फोर्स की टेक्निक अप्लाई होती है। ठीक है, ये देखिए भैया, ये आपने एफर्ट लगाया, ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, आप इस वेट को उठाना चाहते हो, ये जो वेट है यहां पर, इसको आप उठाना चाहते हो, है ना? तो ये अपने हिसाब से फोर्स नीचे लगाएगा ना भाई, वो तो वेट अपना लगाएगा। जो भी चीज पड़ी है उसने ऊपर थोड़ी उठना है, वो थोड़ी चाहती है ऊपर उठना, तुम उसको ऊपर उठाना चाहते हो ना भाई, वो थोड़ी उठना चाहती है। तो तुम तो यहां एफर्ट लगाओगे, यहां वो अपना वेट लगा रहा होगा। सही बात है ना भाई? तो बीच में कहीं फल्क्रम रखा रहेगा। ये फल्क्रम मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था वही एक्सिस है ना, वही फिक्स एक्सिस जिसके अबाउट क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। तो इसके अबाउट क्या हो रही है? यहां पर रोटेशन हो रही है। ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसके अबाउट रोटेशन होकर कैसे हो जाएगा ना भाई? ये समझ रहे हो ना बात को? ठीक है ना? तो यहां पर क्या रखा हुआ है? फल्क्रम रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, देखो यहां पर यूज कर रहे हैं इसको। एक स्टिक है, पत्थर पर उसको क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है। फल्क्रम जो है यहां पर, ये स्टोन है छोटा सा, और एक बड़े से स्टोन को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? यहां पर एफर्ट लगाएंगे, यहां पर एफर्ट लगाएंगे, है ना? एफर्ट लगा के कार्टून्स में देखा होगा बहुत यार बचपन में, है ना? ऐसे इस पर चढ़ेंगे, ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे करके, है कि नहीं? तो दिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस ड्यू टू टॉर्क, दिस इज ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कुछ भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल इसके पीछे टर्निंग इफेक्ट ही है। जो मर्जी कंडीशन ले लो आप जो मर्जी कंडीशन ले लो आप, ये ले सकते हो। ठीक है ना? ये ट्रॉली है ना, जो कि सामान ले जाने वाली ट्रॉली होती है। ठीक है, उसमें भी देखो एफर्ट ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एफर्ट ऊपर लगाएंगे तो रेजिस्टेंस यहां पर रखी हुई है, यहां मोशन होगा, ऊपर की तरफ मोशन हो जाएगा इसका, है ना? तो आप पलट सकते हो। आपने देखा होगा मलबा वलबा लेकर के जाते हैं, कोयला लेकर के जाते हैं, तो ऐसे ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे उसको, है ना? तो पलट जाएगा सारा। वो हल्की सी फोर्स लगाओगे और इतना भारी सामान जो पलट जाएगा। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे यहां पर भी, तीसरा भी। तो ये अलग अलग टाइप के लीवर्स हैं। ठीक है ना? डिफरेंट टाइप के लीवर्स आते हैं। लेवल 1 लीवर, लेवल 2 लीवर, लेवल 3 लीवर। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ने, बेसिकली प्रिंसिपल सबके पीछे का आपको नोन होना चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव। हाँ जी, देख लो, फर्स्ट ऑर्डर के लीवर, सेकंड ऑर्डर के लीवर, थर्ड। मैं ले तो आया इन सब बातों को, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं इन सब चीजों को, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस, 17-18 अप्लायंसेस मुझे अभी डिस्कस करने, और है ना, तो ऐसा ना हो ये फिल्म बन जाए पूरी 3 घंटे की। इसलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ठीक है, बस आप इतना देख लो। फर्स्ट ऑर्डर है तो फल्क्रम जो होगा मिडल होगा। ठीक है, फल्क्रम जो होगा, फल्क्रम माने ये, याद आ गया ना भाई? ये जिसके अबाउट क्या किया जा रहा है? रोटेट किया जा रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, दैट इज फल्क्रम। ठीक है ना? तो फल्क्रम कहां रहेगा? फल्क्रम रहेगा मिडल पोजीशन में। ठीक है, जो सिंपल लीवर्स होते हैं हमारे, है ना, उसमें फल्क्रम मिडल पोजीशन के अंदर रहता है। सेकंड ऑर्डर वाले में ठीक है, जो फल्क्रम है, ठीक है, जो लोड रहेगा वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में रहेगा। मतलब ये देखो, ये लोड है आपका, जो रेजिस्टेंस है वही लोड होता है। रेजिस्टेंस का मतलब कौन लोड लगा रहा है ना, जो रोक रहा है इस मोशन को होने से, दैट इज लोड, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो फल्क्रम जो है वो, लोड जो है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में रहेगा। और तीसरे केस में क्या होगा? फल्क्रम बाहर है, एफर्ट रेजिस्टेंस यहां है। देख लो, थर्ड ऑर्डर में क्या है? द लीवर इन विच द एफर्ट ई एफर्ट जो है वो बिटवीन है किसके? फल्क्रम और लोड के। तो ये सारी बातें आपकी, मैं मानता हूं 7th क्लास की बुक्स के अंदर लिखी मिल जाती हैं।
ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लो भाई इसके। बैलेंसेस, ओके, क्रोबार, सीसॉ जो झूला झूलते हैं बच्चे, ठीक है, सीसॉ। और सेकंड ऑर्डर में देख लो भैया, वो अखरोट तोड़ने वाला आता है, हम लोग यूज नहीं करते, हम दरवाजों के कोनों में दे देते हैं अखरोट को तोड़ना हो तो, ठीक है ना। वैसे नट क्रैकर आता है, जो नट क्रैकर, वो नहीं, मूंगफली की बात नहीं कर रहे जो खाते हैं वो, दैट इज नॉट नट क्रैकर, जो नट को क्रैक करने वाला जो आता है ना, तो ये क्रोबार बोलते हैं उसको, ठीक है। और आइस टोंग्स, आइस उठाने वाला, आइस प्लकर, ठीक है। और फोरसेप्स, हाँ बिल्कुल, फोरसेप्स कई काम आते हैं, है ना। हॉस्पिटल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे फोरसेप्स, चीजों को उठाने के लिए, पिक करने के लिए, प्लक करने के लिए, उखाड़ने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे से फोरसेप्स होते हैं, तो उन वो जो है वो थर्ड ऑर्डर के लीवर हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे हम लोग फटाफट। पंप की बात करते हैं। ये पंप क्या करता है? पंप का काम है वाटर को सक करना जमीन से, है ना, जमीन से सक करना, उठाना और आप लोगों तक पहुंचाना। अगर आप उस पर क्या लगाओगे? एफर्ट लगाओगे तो, है ना। यहां भी एक लीवर का काम कर रहा है, फोर्स रॉड नाम रखते हैं इसका, ठीक है। ये भी क्या करता है? लीवर का काम करता है ना। और ये ऐसी मशीन है, इट इज अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ सिलेंडर, पिस्टन, वॉल्व्स एम्प्लॉयड फॉर रेजिंग वाटर और लिक्विड टू अ हायर लेवल फॉर मूविंग लिक्विड्स और गैसेस थ्रू पाइपलाइन, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर। जिस तरीके से साइफन वर्क कर रहा था, सेम टू सेम तरीके से हैंड पंप भी वर्क करता है, पंप भी वर्क करते हैं, कोई भी पंप हो चाहे, उसका भी काम करने का तरीका यही है। आप कभी भी किसी मोटर को चालू करोगे, जो पंप मोटर होती है या जो हैंड पंप होता है, सबसे पहले आपको एफर्ट मारना पड़ता है उसके अंदर, अगर आप हाथ से चला रहे हो उसको तो। अगर मोटर है तो आप हमेशा ध्यान देना कि पहले हवा निकालती है वो, उस मोटर का काम यही है कि हवा को पहले पंप आउट करना। जैसे ही हवा पंप आउट होगी ना, पानी अपने आप चढ़ेगा। जैसे ही हवा पंप आउट होगी, वैक्यूम बनेगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन आएगा? पानी आएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका भी प्रेशर डिफरेंस ही है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि भैया यहां पर भी क्या हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। आप जब इस फोर्स रॉड को उठाते हैं तो एक लो प्रेशर रीजन जनरेट होता है और पानी निकलने से पहले यहां से हवा बाहर आती है। आप करके देखना इस चीज को, कभी भी आप पंप चलाओ, ठीक है ना, हैंड पंप अगर आपके घर के आसपास कहीं हो, आप चला के देखो तो हवा पहले बाहर आएगी, फिर बाद में पानी बाहर निकलता है उसमें से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो नीचे रीजन है उसको हाई प्रेशर पर लेके आकर के ऊपर वाले को लो पर लेकर के आना पड़ता है, अदरवाइज वो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। पानी ऊपर चढ़ने का कोई रीजन ही नहीं है ना। जब तक आप पंप नहीं कर रहे हो, पानी को वर्क डन नहीं करवा रहे हो तो बात अलग है ना। जब तक आप फोर्सफुली पानी को ऊपर नहीं भेज रहे तो बात अलग है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस को जनरेट करवा करके पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये काम था हैंड पंप का, है ना। बलून की बात कर लेते हैं। अब ये बलून क्या अप्लायंस है भाई? इसमें था ये, मतलब उस लिस्ट के अंदर जो आपके सिलेबस की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर इसका नाम था, इसलिए मैं इसको भी ले आया भाई। बलून है ये। अब बलून का क्या काम होता है? देखो, बलून है तो उसके अंदर गैस भरी जाती है, हीलियम नामक गैस, है ना। हीलियम गैस हल्की है। हल्की किससे? एयर से, है ना। एयर की डेंसिटी से हीलियम की डेंसिटी कम है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि डेंसिटी के डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाइंड फोर्स लगती है। उस बाइंसी जो कि बाइंड फोर्स मैंने आपको बताई हुई है ना, रो वीजी होता है ये, ठीक है ना। रो वीजी फोर्स लगती है। तो ये जो रो है ये बेटा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हीलियम है ना। यहां लिखा भी हुआ हीलियम बैलून, आपको शायद दिख ना रहा हो, है ना। इसमें एच ही रहेगा, एच हीलियम रहेगी इसके अंदर, और हीलियम की डेंसिटी कम है। समझ गए ना बात को? तो इसलिए क्या होगा? दे ओ देयर लिफ्ट इन द एयर टू अपथ्रस्ट ऑफ एयर ऑन देम। यानी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये ऊपर क्यों लिफ्ट करता है? तो ऊपर लिफ्ट करता है अंडर द फोर्स ऑफ बायंसी। जो कौन अप्लाई कर रहा है? एयर अप्लाई कर रहा है ना। जो एयर अप्लाई कर रहा है बाइंड फोर्स, वही इसके ऊपर जाकर के लगेगी। और आप जानते हो कि एयर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, तो जो ज्यादा डेंसिटी वाला है भाई वो क्या करेगा? बाइंड फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। बात खत्म, है ना। तो इसके ऊपर क्या लगती है? ज्यादा बाइंड फोर्स लगती है नीचे की तरफ से एयर की। इसलिए ये हीलियम बैलून क्या करता है? लिफ्ट करता है ना। बेशक से इसको नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगी भाई, मास है, मास पर तो ग्रेविटी आएगी, लेकिन उसको ओवरकम कौन कर जाता है? उसको ओवरकम कर जाता है बाइंड फोर्स। इसलिए क्या करता है? ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है ना। पढ़ लिया जाए एक बार, दे ओ देयर लिफ्ट इन द एयर टू अपथ्रस्ट ऑफ एयर। जो अपथ्रस्ट या जो बाइंड फोर्स लगती है एयर की, उसी के बेस पर ये ऊपर लिफ्ट होता है। दे आर फिल्ड विद हाइड्रोजन बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन और हीलियम लिख देता हूं क्योंकि भाई हाइड्रोजन एक
फ्लेमेबल गैस है, आप शायद इस बात को जानते हो, आग पकड़ लेती है वो गैस, है हल्की मानता हूं लेकिन वो आग पकड़ लेती है, तो इसलिए हाइड्रोजन को प्योरली इसके अंदर नहीं डाला जाता, हीलियम डाली जाती है वैसे, ठीक है। इट राइज द बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून फिल्ड विद द हाइड्रोजन। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कुछ नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा है। ये जो बाइंसी है, ये जो बाइंड फोर्स है वो क्या है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही तो है ना। फ्लूइड्स के अंदर मैंने इस बात की डिटेल में बात कर रखी है, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, उस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। वहां पर मैंने बात करी है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों लगता है, क्या बेसिस है उसके पीछे के लगने का, है ना। तो बहुत डिटेल में वहां पर बात करी गई है। नाउअडेज हीलियम गैस इज आल्सो यूज्ड टू फिल द बलून्स बिकॉज इट इज नॉन कंबस्टेबल। ये देखो, ये मैं बात कर रहा था आपसे, है ना, कि नॉन कंबस्टेबल है हीलियम गैस जो है वो इसलिए भर जाती है क्योंकि वो पूछ सकता है क्वेश्चन, हीलियम गैस ही क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं। तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ लेती है, कंबस्टेबल गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, लेकिन जो हीलियम है वो फ्लेमेबल नहीं है, आग नहीं पकड़ती क्योंकि वो नोबल गैस है, रिएक्शन नहीं दिखाती, वो हाइड्रोजन रिएक्शन दिखाती है ऑक्सीजन के साथ। बैरोमीटर, देखो जी, बैरोमीटर कैसा डिवाइस है, ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। इसका काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। आसपास तूफान आने वाला है या आसपास बढ़िया माहौल होगा, बढ़िया मौसम होगा या बारिश आने वाली होगी, है ना, इस तरह के प्रेशर डिफरेंस के जो चेंजेस होते हैं उनको ये बैरोमीटर आराम से नाप लेता है। ऐसा ये क्यों कर पाता है, ऐसा ये इसलिए कर पाता है बेटा क्योंकि इसके बर्तन में एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी होती है, उस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर मरकरी डाल रखा होता है। पहली बात तो ये जो ट्यूब है ये वैक्यूम होती है, इसके अंदर वैक्यूम रहता है, पहले से इसकी सारी हवा निकाल रखी होती है, उसके बाद इसको उल्टा करके मरकरी में डाल दिया जाता है। बहुत सिंपल है, एक ट्यूब ली, उसमें सारी हवा खींच ली और हवा खींच करके उस ट्यूब को कहां डाल दिया, मरकरी में डाल दिया। अब क्या होगा, अब कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा एयर का, और उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन बैठा है, पानी तो यहां है नहीं, उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन बैठा है, उस वैक्यूम को भरने के लिए मरकरी बैठी है, ठीक है ना। तो ये किसी हाइट तक रेज करती है, ओके, ये किसी हाइट तक रेस करती है। तो बोलते हैं भैया कि एयर प्रेशर जब नॉर्मल कंडीशंस रहेगी, नॉर्मल एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर की कंडीशंस रहेंगी, तब ये जो हाइट होती है 76 मिलीमीटर होती है मरकरी की, है ना। आपने देखा भी हो कहीं कहीं प्रेशर ऐसा भी लिखा होता है 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका क्या मतलब है, क्या अगर आप बैरोमीटर के अंदर देखोगे तो बैरोमीटर में जो ये मरकरी है 76 मिलीमीटर तक, 76 मिलीमीटर तक ऊपर चढ़ी रहेगी। सिंपल बात है ना। चढ़ क्यों रही है, क्योंकि भैया प्रेशर लग रहा है, किसका, एटमॉस्फेयर का। तो क्या होगा, तो भैया ये ऊपर राइज करेगी। ऊपर क्यों राइज कर रही है, क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, तो यहां पर लो प्रेशर रीजन है, और यहां क्या है, यहां एयर प्रेशर है, यानी यहां हाई प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो मूवमेंट होगी फ्लूइड्स की, सही बात है कि नहीं। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इन अ डिवाइस used to measure the atmospheric pressure, ठीक है। In this a glass tube open at one end having a length of about a meter is filled with mercury. The open end is temporarily closed and the tube is inverted in the cup of a mercury, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले से इसके अंदर मरकरी डाल रखी होती है, वो नीचे गिर जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मरकरी फॉल करती है, मरकरी राइज करती है, डिपेंडिंग अपॉन द एयर प्रेशर। जितना एयर प्रेशर लग रहा है उस हिसाब से ये फॉल और राइज दोनों करती रहती है। अगर एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो जाएगा तो चढ़ जाएगी इसके अंदर, कम हो जाएगा तो ये गिर जाएगी। तो ये सब काम चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे तूफान आने वाला होता है ना तो मरकरी फॉल कर जाता है। तूफान आने का मतलब क्या, कि हवा तेज चल रही है ना, विंड तेज चल रही है, विंड तेज चलेगी तो प्रेशर कम लगेगा। ये बर्नौलीज थ्योरम है, प्रेशर और वेलोसिटी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हवा तेज चलेगी, विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर घट जाता है। ये बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है ना। बर्नौली को नहीं बता रहा मैं यहां पर, है ना, यहां पर मैं प्रेशर डिफरेंस की बातें कर पाऊंगा, है ना, वही कर रहा हूं आपसे, ओके। तो बर्नौलीज थ्योरम के अंदर ये बात लिखी हुई है। वैसे मैंने बर्नौलीज थ्योरम को भी वहां डिस्कस किया है फ्लूइड्स वाले टॉपिक में, और फ्लूइड्स मैंने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हो कि प्रेशर में और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है हमको कि अगर बहुत तेज तूफान चल रहा हो, है ना, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइम पर प्रेशर घट जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर जैसे ही कम होगा, जैसे ही कम होगा मरकरी गिर जाएगी, बोलेगी मैं क्यों चढ़ू ऊपर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं आगे। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विल गिव द प्रेशर, जितनी हाइट इसकी होगी, ठीक है, उससे पता चलता है कि कितना प्रेशर है। एनारॉइड बैरोमीटर डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड, इट इन 14 बैरोमीटर मरकरी इज यूज्ड। देखो ऐसी फैक्चुअल बातें लिखी हुई हैं आपके काम की कि भाई इसके अंदर लिक्विड नहीं होता, डज नॉट कंटेन लिक्विड, ठीक है। और 14 बैरोमीटर के अंदर मरकरी यूज होती है ना। बच्चों ये मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर है यार, ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट चलते हैं भैया हाइड्रोमीटर। ये कह रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है लिक्विड्स की। ठीक है, बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज होती है? अगेन फ्लूइड्स के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर आप पढ़ोगे तो आप ये बात जानोगे कि ये एक रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का। ये एक रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का। किस चीज का रेशियो होता है? उसकी डेंसिटी का अपॉन में वाटर की डेंसिटी का एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसी पर वो हाईएस्ट होती है, उसी पर वो हाईएस्ट होती है। ठीक है ना? तो रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस रखना है नीचे, रो ऑफ सब्सटेंस रखना है आपने ऊपर। ठीक है, दोनों का रेशियो जो होगा वो रिलेटिव डेंसिटी आपको देगा। अब रिलेटिव डेंसिटी चाहिए क्यों? रिलेटिव डेंसिटी यानी इस हाइड्रोमीटर का पर्पज ही यही है। हाइड्रोमीटर बनाया ही इसलिए जाता है, पर्पज ही यही है कि हम ये चेक कर सके भाई कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी चीज तैरेगी। रिलेटिव डेंसिटी एक वो इंडेक्स है जो आपको ये बता जाएगा कि पर्टिकुलर चीज में, यहां पर वाटर की बात हो रही है, कोई और भी हो सकता है, रिलेटिव डेंसिटी किसी की भी किसी का नाप सकते हैं अपन। यहां वाटर लिखा हुआ है क्योंकि मोस्टली रिलेटिव डेंसिटी वाटर के ही रिस्पेक्ट में नापी जाती है, क्योंकि हमको चीजें पानी में ही तैरानी है ना। तो इसलिए या वाटर ना लिख करके कुछ और भी लिख सकते हो तो उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? किसी के भी रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी को आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो यूजिंग हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी निकालता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, बात समझ में आई? चेक ये करने के लिए कि भाई कौन सी चीज पानी में डूब सकती है, कौन सी पानी में तैर सकती है, कौन सी कितने सेंटीमीटर पर फ्लोट कर सकती है, कौन सी कितने परसेंट डूबी रहेगी, कौन सी कितने परसेंट उठी रहेगी, ये सारी चीजें रिलेटिव डेंसिटी का इंडेक्स आपको बताता है। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट से। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है भाई? बताया ही भी मैंने आपको। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल होता है कि बाइंड फोर्स बराबर हो वेट फोर्स के, बाइंड फोर्स बड़ी हो वेट फोर्स से और बाइंड फोर्स छोटी हो वेट फोर्स से। तो क्या क्या होगा? छोटी होगी तो सिंक करता है, बड़ी होगी तो राइज करेगा, बराबर होगी तो फ्लोट करेगा, वहीं अटक जाएगा बीच में, है ना। ये मैंने आपको चीज बताई हुई है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोमीटर बेस्ड ऑन, मतलब वो क्या करता है एप्लीकेशन, एंड इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो आपको ये बताना है कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर ये बेस्ड है। बाइंड फोर्स और वेट की बैलेंसिंग की बातें यहां चलती हैं। आगे बढ़ते हैं ना। कार्बेटरी स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एसिड। ठीक है यार, अच्छी है, फैक्चुअल बात बता रखी है। कह रहा है कि हाइड्रोमीटर जो है वो डेंसिटी ऑफ एसिड को भी मेजर करता है, किसी किसी कार बैटरी वगैरह, जैसे व्हीकल की बैटरी हो गई उसके अंदर। लैक्टोमीटर क्या चीज है भाई? लैक्टोमीटर ए आएगा, ये ए। देखो लैक्टो वर्ड यूज होता है मिल्क के लिए, तो ये दूध की शुद्धता है ना, दूध की शुद्धता को नापने के लिए, यानी दूध कितना डेंस है एज कंपेयर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो वो कितना ज्यादा डेंस और कितना होना चाहिए। एक आइडल दूध कितना होता है डेंस, और उसके मुकाबले कितनी डेंसिटी दूध की होनी चाहिए, उस मेजरमेंट को भी हाइड्रोमीटर का ही एक भाई लैक्टोमीटर है जो कि निकाल लेता है। तो लैक्टोमीटर मेजर करता है किसको? प्योरिटी को, मिल्क की, यानी डेंसिटी ऑफ मिल्क को। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग मिल्क बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी। देखो ये बात मैं आपसे कर रहा था। बड़े आगे प्रेशर कुकर की बात करते हैं भाई। देखो प्रेशर कुकर क्या है? ऐसा यार कि किसी भी सॉल्यूशन का, ये ज्यादातर बातें आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी पता होंगी, है ना। मैम ने जो सॉल्यूशंस पर लेक्चर दिया है उसमें आपको ये सारी बातें हमने बताई होंगी। यार कोई भी सॉल्यूशन होता है ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वेपर प्रेशर पर, इन सब बातों पर डिपेंड करता होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर कुकर क्या करता है फिर? प्रेशर कुकर बेसिकली क्या करता है कि ये इंटरनल प्रेशर को हाई रखता है। क्यों हाई रखता है? इंटरनल प्रेशर को हाई रखने का रीजन ये है कि जितनी भी हीट एक्वायर्ड हुई है वो उतनी ही कन्फाइंड रहे। ठीक है ना, टेम्परेचर जो है वो राइजन रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो वो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब जल्दी रीच होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो वो जल्दी रीच होगा, है ना। तो आपने देखा होगा कोई सब्जी अगर कढ़ाई में बनती है और कोई सब्जी अगर कुकर में बनती है तो कुकर वाली जल्दी गल जाती है। जल्दी से काम करना हो तो कुकर के अंदर सीटी बजवाते हैं और भाई हाँ भाई ठीक है, कुकर के अंदर कुकर रख दिया, कुकर धर दिया चूल्हे पे और जल्दी से खाना पक जाता है ना, जल्दी से खाना गल जाता, दाल जल्दी गल जाएगी, चावल जल्दी बन जाएंगे। कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये कि स्टीम जो है वो अंदर बनी रहती है। ये देखो क्या बना भी हुआ है कि वाटर लेवल यहां तक रखा आपने, इसमें खाना वाना जो भी है, तो क्या रहेगा कि जब आप इसको हीट दोगे ना तो आपने ऊपर से ढक्कन कर रखा है बंद, ढक्कन कर रखा है बंद, तो जो स्टीम रहेगी ना वो कन्फाइंड रहेगी, कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगी। मैं कंडेंस वर्ड यूज नहीं कर सकता, कंडेंस जब वो अलग तरह से चला जाएगा, वो ठंडक में चला जाता है, तो मैं
उस वर्ड को यहां यूज नहीं कर रहा, मैं कंप्रेशन वर्ड को यूज कर रहा हूं। तो स्टीम कंप्रेस रहेगी तो खाने पर ही मंडराएगी और जल्दी खाने को पकाएगी। क्या बात समझ में आई ना? इजी भाषा में आपको मैं बात समझाता हूं, वही मेरी आदत है समझाने की, मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो बाहर के प्रेशर पर डिपेंड करता है। और यह बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहाड़ों पर अगर आप कभी घूमने जाओ तो आपको वहां पर हर घर के अंदर कुकर मिलेगा जरूर, क्योंकि पहाड़ों पर वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है। तो खाना पकाते 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 वो 2-3 घंटे खाने पकाने में चले जाएंगे उनके। तो समझ गए ना भैया, और भी जरूरी काम है वो कब करेंगे वो। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं वो कुकर का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू कढ़ाई, है ना। कढ़ाई के अंदर खाना जो है वो जल्दी नहीं पक पाएगा, क्योंकि वहां जो बाहर का प्रेशर है वो कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही स्टीम को बाइंड करके रखेगा वो उसके ऊपर, और जितनी जल्दी स्टीम बाइंड रहेगी, जितने तक गर्म स्टीम बाइंड रहेगी खाने के ऊपर, तब तक खाना पकता रहेगा। बात को समझे, स्टीम कन्फाइंड रहनी चाहिए उसके ऊपर। तभी कहते हैं भाई ढक्कन धर के चूल्हे पे अपना जो कढ़ाई वढ़ाई है जो भी चढ़ानी है, ढक्कन को धर के चढ़ा। ढक्कन को ऊपर से लगा के क्यों चढ़ाते हैं, क्यों ढक्कन को ऊपर धरते हैं? ढक्कन को ऊपर धरने का, ढक्कन को ऊपर चढ़ाने का रीजन यही है कि जो स्टीम बने वो अंदर ही अंदर कन्फाइंड रहे, उड़ ना जाए हवा में। क्या बात समझ में आई? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा तो स्टीम ज्यादा तेज निकलेगी। बाहर का प्रेशर है ही नहीं तो स्टीम को रोकेगा कौन? इसलिए स्टीम जो है वो ज्यादा निकल जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो वेपर प्रेशर, जो वेपर का प्रेशर है, जो स्टीम का प्रेशर बन रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बन रहा है, उनके बीच में बैलेंस जो है वो खराब रहता है पहाड़ों पर, इसलिए वो लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको, है ना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द बॉइलिंग रेज्ड। देखो मैंने आपको बताया था प्रेशर जैसे बढ़ेगा, है ना, तो बॉइलिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसी कन्फाइंड स्टीम के चलते जो ओवरऑल टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वो हाई रहेगा एज कंपेयर टू कढ़ाई। कुकर को टच करोगे तो कुकर हमेशा ज्यादा गर्म मिलेगा आपको, है कि नहीं, है ना। और इसलिए प्रेशर को रिलीज करवाने के लिए वो जो स्टीम कन्फाइन हो गई है और स्टीम बन रही है और स्टीम बन रही है ना, उसको बाहर निकालने के लिए ऊपर नोजल बनी रहती है, सीटी बोलते हैं इसको, कुकर की सीटी बजवा दे, है ना। इसका मतलब होता है नोजल से, नोजल को उठा करके वहां से जो स्टीम एक्स्ट्रा बन गई है, जो एक्स्ट्रा स्टीम बन गई है उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि पानी होता है तो स्टीम तो और बन जाएगी, है ना। बात यह कि आपने जो वेपर प्रेशर है उसको कन्फाइन करके रखना अंदर, ठीक है ना, ताकि टेम्परेचर हाई रहे, और हाई टेम्परेचर रहेगा तो खाना जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा जल्दी पकेगा। बात समझ में आ गई ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, थर्मोस फ्लास्क। अब भैया आपने देखा होगा, आप जब पिकनिक पे जाते हो कहीं, है ना, या बाहर जाते हैं किसी ट्रिप पर जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना, तो थर्मोस का फ्लास्क लेकर के जाते हैं। ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं अपने साथ गरम गरम घर से चाय लेके जाते हैं, कोई लस्सी लेके जाता है, कोई मट्ठा लेके जाता है, कोई कुछ लेकर के अपने अपने ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं, है ना, कॉफी ले जाते हैं। तो एक थर्मोस के अंदर हम लोग बंद करके लेके जाते हैं। ये थर्मोस क्या चीज होती है? ये थर्मोस फ्लास्क जो है वो किस तरीके से काम करता है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। देखो, A thermos flask is double walled with vacuum between the walls। देखो यार कारण क्या है, कारण क्या है, ये एक इनर चेंबर रहा, ये इनर चेंबर रहा जिसके अंदर आप कॉफी डालोगे, है ना, या चाय डालोगे, या कुछ भी सूप डालोगे, जो भी आपको पीना है, जो भी आपको ठंडा है गर्म रखना है, जो भी रखना है, ना, वो आप डालोगे। उसके बाद का काम सारा बोतल बनाने वाले का है भाई, थर्मोस बनाने वाले का है। वो क्या करेगा, वो उसको डबल वॉल्ड बनाएगा, 2 दीवारों वाला बनाएगा। एक एक्सटर्नल दीवार जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, और एक इंटरनल दीवार जिसको लिक्विड टच कर रहा होगा। क्या बात समझ में आई? एक इंटरनल दीवार जिसको लिक्विड टच कर रहा होगा, तो लिक्विड तो यहां होगा अंदर, ठीक है ना, और एक एक्सटर्नल दीवार, ठीक है, जिसको आप हाथों से टच कर रहे होगे, ये वाला जो एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज्ड होगा, है ना, जो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होगा। इसके बीच में इस जगह पर वैक्यूम डालते हैं, यहां वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम मतलब एयर को खींच लिया जाएगा, तो इस जगह पर क्या रहेगा, यहां वैक्यूम रहेगा। कारण क्या है वैक्यूम रखने का? देखो यार ऐसा है, यहां पर एयर भी रख सकते थे, है ना। एयर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहां पर हीट की कंडक्शन की बात हो रही है बेटा, ध्यान से समझना, यहां पर हीट की कंडक्शन की बात हो रही है। जो खाना अंदर गर्म है या जो खाना अंदर ठंडा है, वो ठंडा गर्म ना हो जाए, गर्म ठंडा ना हो जाए, मतलब बाहर की हीट अंदर ना जाए, अंदर की हीट, ए डायाबैटिक सिस्टम बन जाए। पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे है कि भाई यहां पर या तो एयर रखो या वैक्यूम रखो। एयर से भी अच्छा वैक्यूम है, ठीक है ना, क्योंकि एयर में तो फिर भी पार्टिकल है, फिर भी कुछ कंडक्शन हो जाएगा। वैक्यूम में तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता, वैक्यूम में तो कंडक्शन होता ही नहीं है। याद करो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों बातें मैंने आपसे हीट एंड कैलोरीमेट्री वाले लेक्चर के अंदर की है
है ना, जहां पर हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करी, थर्मल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करी, बहुत सारी वहां पर बातें करी है हीट से रिलेटेड, है ना। हीट पर मैं एक लेक्चर आपके लिए लेकर के आया था जितना जरूरी था, ठीक है। तो ये वैक्यूम वाला पार्ट है, यानी पार्टिकल ही नहीं है भाई, पार्टिकल ही नहीं है, तो अंदर की हीट को लेकर के बाहर जाएगा कौन, या बाहर की हीट को अंदर लेके आएगा कौन। बात समझ गए ना भाई। तो अंदर की एनर्जी अंदर ही रहेगी, बाहर की बाहर ही रहेगी। तो अंदर का खाना गर्म से ठंडा नहीं होगा और ठंडे से गर्म नहीं होगा। पढ़ लेते हैं हम इसको फटाफट से। The two inner glass surfaces facing each other are arc silvered। सिल्वर क्यों करते हैं ये भी आप समझते हो यार, सिल्वरिंग क्यों करी जाती है। सिल्वरिंग करने के पीछे कारण यह कि जितनी हीट आई है वो सब की सब रिफ्लेक्ट कर जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए गलती से भी, है ना भैया, नहीं तो टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। क्या बात समझ में आई ना। अगर एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर का बिगड़ना तय है, इसलिए आर्क सिल्वर करा जाता है उनको, है ना, सिल्वर किया जाता है उनको, बनाया जाता है। इट हैज अ कॉक और प्लास्टिक स्टॉपर। प्लास्टिक स्टॉपर रखते हैं या कॉर्क रखते हैं, दोनों ही बैड कंडक्टर हैं हीट के, कारण यही है रखने का। थर्मल फ्लास्क हीट ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन इज ऑलमोस्ट निल थ्रू द वैक्यूम। देखो लिखा हुआ है कंडक्शन जो है वो निल है, लगभग जीरो है, ऑलमोस्ट निल, है ना, हो ही नहीं सकती। द स्टॉपर बीइंग अ बैड, देखो लिखा हुआ स्टॉपर जो बैड कंडक्टर है, कंडक्ट्स वेरी लिटिल हीट। द वैक्यूम आल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। तो ना तो कंडक्शन हो पाएगी ना कन्वेक्शन हो पाएगी, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है, तो पार्टिकल मतलब हीट को लेके कौन जाएगा, ले जाने वाले पार्टिकल ही नहीं है ना भाई। सिल्वर सरफेस ऑफ द वॉल्स आर प्रिवेंट द हीट लॉस बाय रेडिएशन, है ना, तो रेडिएशन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना, एमिटेंस नहीं होगी। Thus in a thermos flask the transmission of heat by conduction convection radiation is minimized, as a result its content remain at nearly the same temperature to a long period। यानी अंदर का मामला ठंडा तो ठंडा, गर्म तो गर्म, दोनों बातें होंगी, जैसे अंदर के कंटेंट है वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना। ये रहा आपका थर्मोस फ्लास्क, आप देख भी सकते हो। ये देखो दो वॉल्स हैं, ये इनर वॉल है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड रखा हुआ है, और ये बाहर की वॉल है ना, और बीच में देखो वैक्यूम है। ये वैक्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये सारा वैक्यूम है, देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक बात है ना, ये सारा वैक्यूम है। और ऊपर कॉर्क है, कॉर्क स्टॉपर, तो वो क्या करेगा, वो भी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक बात। बढ़ते हैं आगे। ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या करता है, देखो यार, ये एक ऐसे प्रिंसिपल पर काम करता है कि भैया क्या किया जाता है कि एक डायफ्राम लगा रहता है, जैसे हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, और वोकल कॉर्ड्स का काम है वाइब्रेट करवाने का। तो ये भी एक ऐसा साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है कि क्या करता है, देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द अ थिन डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब समझते हो गया, बायो की टर्म है वैसे डायफ्राम, है ना, एक पतली सी मेम्ब्रेन सी, है ना, एक डायफ्राम मेड टू वाइब्रेट इज सेट टू इनटू वाइब्रेशन एंड सेंड इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दी जाती है, ठीक है, बना करके भेज दी जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। और ये जो डायफ्राम आपको यहां दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, है ना, ये आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके कुछ कुछ आवाजें जो है वो भेजेगा, है ना। तो ग्रामोफोन का काम बेसिकली साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, और कुछ नहीं, है ना। तो कंप्रेशन रेडिफेक्शन जो बनेंगे, आप जानते हो साउंड जो मूव करती है वो कंप्रेशन और रेडिफेक्शन के बारे में के हिसाब से मूव करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड, है ना। तो कंप्रेशन रेडिफेक्शन जो बनेंगे वो इस डायफ्राम की वाइब्रेशंस की वजह से बनेंगे। डायफ्राम आगे वाइब्रेट करेगा, आगे की तरफ जाएगा, कंप्रेशन आएगा, पीछे आएगा, रेडिफेक्शन आएगा, आगे दबेगा, कंप्रेशन आएगा, पीछे हटेगा, रेडिफेक्शन आएगा, दोनों चीजें चलेंगी, ठीक है ना। The various components used in gramophone are sound box, tone arm, turntable, recorder। मतलब एक turntable रहेगी, वो घूमती रहती है, ठीक है ना, रिकॉर्डर रहता है उसके अंदर, है ना, जिसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और साउंड जो है वो बाहर प्रोड्यूस करवाएगा कौन, डायफ्राम। तो बेसिकली काम डायफ्राम का है यहां पर, साउंड को प्रोड्यूस करवाना वाइब्रेट करवा के, ठीक है। टेलीग्राफ, देखो भाई, ये टेलीग्राफ जो है ये आपने हो सकता है मूवीज के अंदर देखे हो, पुरानी मूवीज के अंदर देखे हो, है ना। और ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर से स्पाइज, जो जासूस होते थे ना, वो अपने देशों में, दूसरे देशों में होते थे, वो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, कहीं कहीं दूसरे देश के अंदर है, चाइना में मान लो, है ना। तो वहां से वो क्या करेगा, फोन नहीं कर सकता, ठीक है ना, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, फोन नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं, लाइन बिछाते हैं, एक लाइन बिछाते हैं, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म से, पहले तो लाइन बिछाएंगे, नहीं तार बिछाएंगे, और वो फिर एक, आपने मेरे ख्याल वो मूवी देखी होगी जो आलिया भट्ट की मूवी आई थी एक, उसमें वो जासूस बनती है पाकिस्तान में जाकर के, मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या, राजी, राजी, हाँ राजी मूवी का नाम है ना, अच्छी मूवी थी राजी। तो आप उसमें देखना, उसके पास एक टेलीग्राफ होता है ना, वो टिक 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 करके ऐसे प्रेस करते रहते हैं उसको लगातार, तो वो कोड्स छपते हैं, है ना। तो वो ए बोलना चाहती है या बोलना चाहती है 5 बजे ये होगा, कुछ होने वाला है, मान लो कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कुछ होने वाली है, 5 PM
तो 5 PM को वो कुछ कुछ कोड के अंदर टक 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 3 बार करेगी तो उसको पता चल जाएगा भाई 5 की बात हो रही है। कुछ कोड्स उन्होंने अपने बना रखे होते हैं, तो वो सिर्फ उसने वहां पर क्या करना, टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है ना, वो छपेगा, वहां पर जाकर के वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसने सिर्फ ऐसे ऐसे करना है। उसके पास क्या होगा, उसके पास मतलब जो स्पाई है, जो जासूस बैठा, उसके पास सिर्फ इतना सा इंस्ट्रूमेंट होगा छोटा सा, और वो उसको ऐसे ऐसे करता रहेगा, टक 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 टक, इस तरीके से करता रहेगा उसको, है ना। और वहां पर जाकर के उसको कोड समझ में आ जाएगा, जहां भी जिस भी वो देश का वो स्पाई है, वहां की जो एजेंसी है, उसको समझ में आ जाएगा भाई ये क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इट इज यूज्ड टू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कोड वर्ड। इट इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बाय प्रेसिंग अ की at the transmitting station the circuit is closed and current starts to flow through the conducting wire। तो मतलब होता क्या है कि जैसे जैसे वो टैप करता है ना, वो जो जासूस है वो टैप करता है, आप उस सीन को देखना, आपको समझ में आएगा। कई बार वो मैसेज भेजती है, पाकिस्तान में चली जाती है, वहां से कई बार वो मैसेज भेजती है आलिया भट्ट, है ना। तो वो जैसे वो टैप करती है ना बार बार, तो सर्किट ज्वाइन होगा, फिर सर्किट क्लोज हो जाएगा, फिर ज्वाइन होता है, क्लोज हो जाता है, फिर ज्वाइन होता है, क्लोज हो जाता है। जितनी बार वो टच करेगा उतनी बार सर्किट जो है वो ज्वाइन होगा, करंट फ्लो करेगा, कुछ एक पर्टिकुलर सिग्नल देगा। जैसे ही वो हटेगा सिग्नल बंद हो जाएगा, फिर दबाएगी, फिर सिग्नल आएगा, फिर हटाएगी, फिर सिग्नल बंद हो जाएगा। इस तरीके से काम चलता रहता है ना। The dashes and dots of the mouse key are obtained by changing the length of time for which the current flows। यही बात है भैया कि टाइम के हिसाब से वो देखते हैं कि भाई कितनी देर के बाद क्या टाइप करना है। वो कोडिंग होती है पूरी, वो समझाते हैं अपने स्पाइस को। हर देश अपने स्पाइस को समझाता है कि भाई इस तरीके से आपने हमें मैसेज सेंड करना है ना। उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है बकायदा। एज इन द रिसीविंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक, ये देखो मैंने बोला था ना आपसे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगी, है ना। तो इट closes the local circuit carrying a large current which causes the dots and dashes by automatically recorded, thus the message is recorded। तो जो recorded message है वो डॉटेड डॉट्स की फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा, डॉट्स और डैशेस की फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा। उसी को फिर डिकोड कर लिया जाता है ना। क्योंकि मैसेज तो कभी भी आ सकता है भाई, एजेंसी थोड़ी ना 24 घंटे वैसे तैयार होती है ना। लेकिन वो रिकॉर्डेड मैसेज भी कभी आ गया इमरजेंसी मैसेज, तो वो अपने आप रिकॉर्ड होता जाएगा, उस पतली सी शीट के ऊपर वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। इस तरीके से टेलीग्राफ जो है वो वर्क करता है, ठीक है। ये रहा टेलीग्राफ। मैंने सोचा ले आऊं भाई, डायग्राम भी दिखा दूं आपको टेलीग्राफ का। ये देखो, ये वो की है ट्रांसमीटर वाली, ट्रांसमिशन की। इसी को बार बार टैप किया जाएगा, बस इतना ही होगा जासूस के हाथ में, ठीक है। जासूस के हाथ में इतना ही है, जो भी जासूस है, जो भी स्पाई है, उसके हाथ में इतनी चीज है। बाकी सब लाइनों से बिछा करके, ये पुराने जमाने की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी इस तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भी इस तरीके से भेज सकते हैं, है ना। लेकिन ये लाइन बिछा करके बात करेगी भाई, 2 तारे हैं, उसको बिछाती है, आपने देखना वो मूवी को, है ना। लाइनें वो ऐसे 2 बिछाती है, ठीक है, और उसी पर इस पर टिक 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 करती रहती है। तो बैटरी ज्वाइन होगी, सर्किट चलेगा, वहां पर कुछ ना कुछ सिग्नल आएगा। जैसी ये उंगली को हटा लेगी अपनी, सर्किट ड्रॉप हो जाएगा, है ना, करंट ड्रॉप हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। इस तरीके से काम इसके अंदर चलता है, ठीक है। आई होप आप बात समझ पाए, ठीक है। और यहां पर ये घूमता रहता है, तो टेप के अंदर ये मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है ना। टेप के अंदर वो लिखता रहेगा, जो डॉट बनने हैं, डैशेस बनने हैं, जो भी कोड बनना है वो इसके अंदर लिखता रहेगा। इस तरीके से काम होता है। बढ़ते हैं आगे हम। टेलीफोन, तो भाई ये तो आपका पुराना वाला फोन है, सेल फोन की नहीं बात हो रही है, टेलीफोन की बात हो रही है। जो पुराने टाइम के टेलीफोन होते थे, है ना, आपने देखे भी होंगे, घरों के अंदर शायद होते भी हैं, वो जो ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके डायल करते हैं, जो है ना, देखे होंगे आपने वो फोन, ठीक है। तो होता क्या भाई, फिर से 2 एंड्स होते हैं। जैसे यहां पर ट्रांसमिशन एंड था, एक रिसीविंग एंड था। एक होता है कॉल करने वाला, एक होता है कॉल उठाने वाला। सही बात है ना भाई। अब तो यहां तो क्या होता है भाई, एक ने मैसेज भेज दिया, दूसरे ने पढ़ लिया, सेंडर रिसीवर, ये वाली बात होती है। तो वहां पर पहले होता था ट्रांसमीटर, है ना, और जो सुनता था कॉल को वो होता था रिसीवर, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा, फोन के 2 हिस्से होते थे, एक से सुनाई देता है ना, और एक से बोलते हो। जो बोलते हो उसको बोलते हैं माइक, माइक बोलते हैं आजकल उसको, है ना। माइक कहां है भाई, फोन का, ठीक है ना। और फुल फॉर्म है माइक्रोफोन। और जहां से आपको सुनाई देता है ना, वो स्पीकर लगा होता है वहां पर। इसी तरीके से रिसीविंग एंड पर भी सेम चीज होती थी, आज भी होती है। आपने देखा ऐसी फोन पे बात करते हैं लोग, ठीक है ना। तो एक साइड से जो माइक्रोफोन लगा होता है वो ऑडियो सिग्नल्स को कैप्चर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा और सीधा इसके स्पीकर में जाके बजेगा इन द फॉर्म ऑफ अगेन ऑडियो सिग्नल्स, है ना। तो ऑडियो के फॉर्म में, यानी साउंड के फॉर्म में अगेन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से दोनों साइड पर कन्वर्टर लगे होते हैं, फोन के इधर भी और इधर भी, है ना। इस वाले फोन में भी, इस वाले फोन में भी, दोनों में क्या लगे होंगे, एक तरफ माइक्रोफोन लगा होगा, है ना, जो कि क्या करेगा, जो ऐसा डिवाइस है जो ऑडियो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करेगा, और जो स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को अगेन ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहां का रिसीव हुआ, यहां पे ट्रांसमिट होगा, मतलब यहां से ट्रांसमिट होगा, यहां सुनाई देगा, और यहां से रिसीव हुआ, यहां सुनाई देगा। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, बातें कर लेंगे दूसरे से,
ठीक बात है ना, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन कैन ट्रांसमिट स्पीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आप कुछ स्पीक बोल सकते हो, है ना। यहां तक तो बोलने की आजादी नहीं थी ना भाई, इसमें तो बोल नहीं सकते थे आप, आपको टिक टिक करके कोड फॉर्म में बात करनी है, आवाज ले नहीं सकते आप, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की फॉर्म होती है, तारे बिछती थी, आपने देखी होंगी भाई टेलीफोन की तारें, आजकल तो सब हवाई हो गया सब कुछ, है ना। या तारे जब वो जमीन के नीचे बिछाने लग गए, पहले टावर लगते थे बड़े बड़े, पहले टावर लगते, टावरों के ऊपर लाइनें ही लाइनें बिछती थी, लाइनें ही लाइनें, मतलब वायर्स ही वायर्स, अनगिनत वायर्स, इतनी वायर्स इकट्ठी हो जाती थी कि भाई परेशान हो जाए कि बिजली की तार है कि ये भाई इंटरनेट वाली तार है कि ब्रॉडबैंड वाली तार है कि भाई ये फोन वाली तार है, कौन सी तार है है ना, ये कौन सी तार है, केबल वाली तार है ना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, पढ़ लेते हैं आगे। इन ट्रांसमीटर द कार्बन माइक्रोफोन, बोला मैंने माइक्रोफोन, लिखा हुआ माइक्रोफोन, इज यूज्ड बाय मींस ऑफ विच साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल। साउंड वेव्स क्या करती हैं, कन्वर्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दीज इंपल्सेस आर कैरिड आउट टू रिसीवर थ्रू वायर इन विच दे फ्लो थ्रू अ पेयर ऑफ कॉइल्स ऑफ वायर, दस प्रोड्यूसेस अ साउंड। वही बात है जो मैंने आपको बताई, सेम टू सेम इंग्लिश में लिखी हुई यहां पर, ठीक है। ये भाई आप देख सकते हो, टेलीफोन का डायग्राम भी ले आया मैं आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझ लो ताकि आप, ये सुनने वाला, ये बोलने वाला, ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीविंग एंड है ना। फिर कभी ये बोलेगा तो भाई ये सुनेगा, समझ गए ना बात को भाई। तो ये कार्बन ग्रेन्स जो हैं, है ना, ये ऑब्टेन करते हैं साउंड को, ठीक है। फिर कन्वर्टर होता है, कन्वर्जन होता है ना, और बैटरी से जुड़ा रहेगा, यानी सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये साउंड जो है वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि कन्वर्ट करता किसको, ऑडियो सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑडियो सिग्नल्स के अंदर, तो एक कान में सुन लेगा। तो ये पूरी कंप्लीट टेलीफोन लाइन है, पूरा टेलीफोन का सर्किट है, इस तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आप लोग समझते हो कि भैया सबमरीन के अंदर जो अपने लोग होते हैं सबमरीन के अंदर, है ना, वो नेविगेशन के लिए इसको यूज करा करते थे। आजकल तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया है ना। ये पुराने टाइम की बात है कि भैया इस तरह से दूरबीन निकाल करके देखा जाता था, है ना, ऐसे करके दूरबीन निकलती थी और देखते थे भाई कौन आ रहा है, कोई सामने से आ तो नहीं रहा, है ना। तो उसको पेरिस्कोप बोलते हैं। आज भी पेरिस्कोप होते हैं सबमरीन्स के अंदर, शिप्स के अंदर, सबमरीन्स के अंदर आज भी पेरिस्कोप होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, है ना। लेकिन हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोनार वेव के तरीके से पता कर लेते हैं भाई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, दुश्मन आ रहा है या कोई मछली आ रही है या कोई चट्टान आ रहा है या कुछ भी है, मतलब वो पता चल जाता है ना। यहां पर देखो क्या है, दो मिरर लगा रखे होते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। हर इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, हर इंस्ट्रूमेंट का यूज आपको पता होना चाहिए। दो काम एनडीए वाले छात्र से एक्सपेक्टेड है एग्जामिनर को, ठीक है ना भैया। तो इसलिए ध्यान से समझना कि यहां पर मिरर लगा होगा, एक इधर और एक मिरर लगा होगा इधर, ठीक है ना। 45 डिग्री के एंगल पे है, यहां से 45 है, यहां से 45 है ना। 45 डिग्री के एंगल पर ये लोग टिल्ट होंगे और एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, दोनों मिरर, है ना। ये दोनों मिरर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। तो पेरिस्कोप में एक जगह से कोई देखे तो दूसरी जगह से लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी, और जो भी लाइट आएगी, है ना, वो रिफ्लेक्ट होकर के यहां से रिफ्लेक्ट होगी, पहली बार यहां से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी बार दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और सीधी आंख में जाएगी। तो भैया जो कुछ भी आ रहा होगा, है ना, वो इसको दिखेगा। सही बात है ना भाई। रे निकाली, वो कहीं भी चली गई, जिसकी भी आंख में वो रे जाएगी उसको वो चीज दिखेगी भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें से रे निकली है, वो ऑब्जेक्ट में से लाइट आई है, तो जहां से लाइट आएगी उसको वहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो इसको ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इसको ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इट इज अ डिवाइस फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स अबव द आई लेवल ऑफ एन ऑब्जर्वर हुज डायरेक्ट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, है ना। ये सीधे विजन को देख नहीं सकता, इसलिए पेरिस्कोप इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि ये तो अंदर बैठा ना भाई सबमरीन के, इसको थोड़ी पता सबमरीन के ऊपर सामने क्या हो रहा है या नीचे क्या हो रहा है, ये तो अंदर बैठा है, इसका तो विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसके विजन के सामने तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, रेजिस्टेंस है सामने, तो इसको आर पार तो दिख नहीं सकता, हमें दीवारों के पार तो दिखता नहीं भाई, है ना। तो एक दीवार से दूसरी दीवार के पार देखना होगा, अगले रूम में क्या चल रहा था भैया, यहां से पेरिस्कोप डाल के देख लो कि क्या चल रहा है, समझ गए बात को। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब बेंट ट्वाइस एट राइट एंगल्स एंड हैविंग टू प्लेन मिरर्स एट दीज बेंड्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर क्या रहेंगे, बेंड रहेंगे। सोल्जर्स यूज इट इन ट्रेंच वॉर टू सी पोजीशंस ऑफ एनिमीज, है ना, व्हाइल दे themselves remain hidden in trenches। ट्रेंचेस का मतलब होता है जो बंकर बने होते हैं, है ना, देखे होंगे आपने, आर्मी लोग बंकर बनाते हैं, आर्मी वाले, है ना। तो वो क्या करते हैं भैया, दूरबीन से देखते हैं, या तो किसी हाइट पे चढ़ के देखेंगे, है ना, या फिर पेरिस्कोप से देखेंगे। तो पेरिस्कोप से होगा ये कि खुद खतरे से बचे रहेंगे, खुद को गोली नहीं लगेगी, खुद को खतरा नहीं होगा, है ना। सिर्फ पेरिस्कोप ऐसे निकल करके आएगा ऊपर से और वो नजर मार लेगा भाई क्या हो रहा है, इतना ईजी है ना, इतना सिंपल है।
बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है मैरिनर्स कंपास, जिसको आप लोग मैग्नेटिक कंपास के नाम से भी जानते हो, है ना। ये मैरिनर्स कंपास या मैग्नेटिक कंपास किस तरीके से वर्क करती है? ये जो कंपास है बाबू, इसके अंदर बार मैग्नेट लगी रहती है पतली सी, उस बार मैग्नेट के ऊपर सुई लगी रहेगी, यानी नीडल। जो नीडल क्या दिखाएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये देखो हाल फिलहाल दिखा रही है कुछ, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन। ये आपको दिख रहा है शायद, रेडी कर देता हूं इसको मैं। अब दिखा? दिखा ना भाई, अब तो दिखी होगी, है ना। सुई बना दी मैंने, है ना। तो ये जो सुई अभी किस तरफ पॉइंट कर रही है? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। असल में ये वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो कोर है, आपको मैंने ये चीज अर्थ मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में बताई थी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक देखोगे, वहां पर मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में बात करी है, वहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करी है, और मैरिनर कंपास वहां पर भी बताया मैंने। कोई बात नहीं, अभी भी बता देता हूं। इसके नीचे, सुई के नीचे पतला सा बार मैग्नेट लगा रहेगा। वो वाला बार मैग्नेट अफेक्टेड होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों तरफ है, क्यों है? क्योंकि कोर घूम रहा है, कोर में आयंस हैं, कोर में जो आयंस है उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये मैरिनर कंपास आता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? उसी के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन दिखाता है, और जैसे ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा वही डायरेक्शन आपकी बन जाएगी। अब मान लो भाई किसी ने वेस्ट जाना हो तो उसको दिख जाएगा भाई नॉर्थ की तरफ उसकी सुई है, लेकिन उसने वेस्ट जाना तो वो चला जाएगा भाई ये डायरेक्शन में नहीं जाना भाई, इसमें जाना है ना। तो ऐसे करके उसको देखता रहेगा भाई किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। और सुई तो हमेशा ही नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, क्योंकि वो तो अर्थ मैग्नेटिज्म के हिसाब से अफेक्टेड है, वो तो उसी अर्थ ही है, अर्थ का ही मैग्नेटिज्म है जो इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है ना। तो ये तो उसी हिसाब से मुड़ी रहेगी। बाकी सेलर को जहां जाना है वो जाए, मैरिनर को जहां जाना है जाए, है ना भाई। तो सेलर जो थे वो इस तरीके से यूज करा करते थे कंपास को नेविगेशन के लिए। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, है ना, एक नीडल जो कि मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, या नीडल के नीचे ही पतला सा बार मैग्नेट रख दिया जाता है, दोनों काम है ना। एट इट सेंटर सो दैट इट्स फ्रीली टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस प्लेन में वो ऐसे 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 मूव करते रहते हैं, इस तरीके से वो क्या करेगी? मूव करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस, ये देखो ये कॉज है इसके पीछे का। द नीडल टू सेट अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से वो सेटअप हो जाएगी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है मैंने आपको बताया है उसी लेक्चर के अंदर, बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो जाकर के, ठीक है। द नीडल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर स्केल मार्क्ड विद पॉइंट्स ऑफ द कंपास। ये पॉइंट्स है भैया कितने डिग्री घूमना है, क्योंकि 360 डिग्री घूमना होता है भाई, तो 360 डिग्री सारे के सारे मार्क्ड रहेंगे इस पर। इट एनेबल्स द कोर्स ऑफ शिप ऑन अ पाथ, मतलब वो नेविगेट करने के लिए बेसिकली काम आता है, ये चीज लिखी हुई है इस पॉइंट में, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है बेटा लाइटनिंग कंडक्टर। इसको एरियल भी बोलते हैं। एरियल वो कपड़े धोने वाला एरियल नहीं है, इसका नाम एरियल भी होता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या चीज होती है? घरों के ऊपर, घरों के टॉप पर एक रॉड लगा दी जाती है ना। वो रॉड ऐसी इस तरह की होती है, जाल सा, इस तरह का जाल सा होता है, रॉड सी होती है, और काफी हाइट पर लगाया जाता है इसको, अपने घर की छत से, ठीक है ना। उन इलाकों के अंदर मोस्टली, जिन इलाकों में बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा हाइट पर है ना, तो वहां पर बिजली जो है ना वो इस कंडक्टर को अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये चार्ज को फ्लो करवा सकता है ना। तो क्या होगा कि बिजली आएगी ना, तो बिजली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, पहले घर को नहीं छुएगी, वो घर को परेशान नहीं करेगी। अगर घर पे गिर गई या घर के किसी ऐसे मटेरियल पर जो कि अट्रैक्ट कर सकता है, जिसमें चार्ज इंड्यूस हो सकता है, किसी ऐसी जगह पर आकर के अगर चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना, तो घर के लोग जो है वो मतलब दुर्घटना हो सकती है घर के अंदर, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करा जाता है, घरों को बचाने के लिए एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है थोड़ा सा ऊपर, कि भाई बिजली आकर के गिरे या चार्ज आकर के इंड्यूस हो। बेसिकली चार्ज इंड्यूस होता है, बिजली गिरना कुछ नहीं होता भाई, बिजली गिरना इज नथिंग, चार्ज इंड्यूस होता है। बेसिकली वो जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो चार्ज फ्लो कर जाए तुरंत इस लाइटनिंग कंडक्टर के साथ, ठीक है। तार जुड़ी रहती है ऐसे, और जो कि सीधा धरती में जारी होती है। ये इसका प्रिंसिपल है, कि जो चार्ज इंड्यूस आएगा वो इस जाल पर, है ना, ये जाल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और ऐसा इस तरीके का भी हो सकता है ना। तो अलग अलग शेप और साइज के कंडक्टर होते हैं भाई, डिपेंड करता है कैसी बिल्डिंग है, कैसा माहौल है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। वहां से वायर उठ करके कहां जाएगी? सीधा ग्राउंड में जाएगी, है ना, सीधा ग्राउंड में। तो सारा चार्ज जो इकट्ठा होगा वो सबका सब कहां चला जाएगा? ग्राउंड चला जाएगा। घर को कुछ नहीं होगा, घर बच जाएगा जलने से, है ना,
पढ़ लेते हैं एक बार इसको। लाइटनिंग इज अ जायंटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकरिंग बिटवीन टू चार्ज क्लाउड्स और बिटवीन द अर्थ एंड चार्ज। ये आपको बता रहा भाई, ये बिजली चमकना क्या होता है, लाइटनिंग क्या चीज होती है। जब ये बिजली चमकती है तो क्या होता है, दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है एयर का, उस वजह से बिजली चमकती हुई दिखती है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर बताया डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अर्थ और चार्ज क्लाउड के बीच में ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। ये मैंने आपको बता दिया भाई, है ना। टॉल बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं। इट इज अ थिक कॉपर स्ट्रिप फिक्स्ड ऑन आउटसाइड वॉल ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है ना, बिल्डिंग की आउटसाइड वॉल पर इसको चिपका करके मोटी सी कॉपर की स्ट्रिप चिपका करके, ताकि उसके साइड से होता चार्ज कहां चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। बेसिकली चाहते ही हैं। द अपर एंड ऑफ दिस स्ट्रिप इज इन द फॉर्म ऑफ सेवरल शार्प स्पाइन्स एंड द लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट बरीड इन अर्थ। यानी अर्थिंग कर रखी है, ये अर्थिंग हो रखी है, कॉपर प्लेट को बरी कर रखा है अर्थ के अंदर, यानी ये अर्थिंग है। और जो उसका ऊपर का एंड है वो इस तरीके का शार्प सा होता है ना। और जाल हो सकता है, मतलब कैसा भी, लेकिन कंडक्टर होता है, प्योर कंडक्टर, लोहा इस तरह का। When charge clouds pass over the buildings, the lightning conductor conducts any charge harmlessly to the earth। ये बात आपको समझ में आ गई कि चार्ज जो एक्सेस जो भी जनरेट होगा वो सारा कहां चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखो भैया, शेप देख लो इसकी, लाइटनिंग कंडक्टर की। लाइटनिंग रॉड है, घर के ऊपर लगी हुई है, और ये ऐसे साइड से घर के वायर को ले जा करके सीधा धरती में डाल देती है चार्ज को। इस तरीके से इसकी वर्किंग चलती है बेटा। ठीक है, ये शेप देख लो आप, शार्प एजेस हैं इसके। शार्प एजेस जो होते हैं उन पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा आती है। ठीक है ना, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा आती है, इसलिए शार्प एजेस दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी फ्यूजेस। ये सेफ्टी फ्यूज क्या होते हैं भाई? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है भाई आज, है ना, बात करने को। तो सेफ्टी फ्यूज क्या होते हैं बेटा? यही मैंने आपको बताया, सेफ्टी फ्यूज क्या चीज होती है। जब भी कभी करंट की ओवरलोडिंग होगी, है ना, तो ये जो फ्यूज वायर होगी ये मेल्ट कर जाएगी, है ना। ये फ्यूज वायर होती है, क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। तो मेल्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भैया ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, है ना, या ड्यूरिंग द ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट में भी ओवरलोडिंग ही होती है। शॉर्ट सर्किट का ही मतलब बेसिकली कॉन्सिक्वेंस जो है शॉर्ट सर्किटिंग का वो वही है, ओवरलोडिंग ही है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि भाई जो अपना करंट है वो बहुत ज्यादा, बहुत एक्सेसिवली पास हो गया किसी जगह से, दैट इज शॉर्ट सर्किट। सही बात है क्या नहीं? तो अगर बहुत ज्यादा करंट वहां से पास हो गया तो ओवरलोडिंग ही है ना। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी ओवरलोडिंग होती है, तो वो उसी का कॉन्सिक्वेंस है, उसी का इफेक्ट है वो। क्या बात समझ में आई? अब फ्यूज क्या काम करता है? फ्यूज की जो वायर है वो बनी ही ऐसे लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल की वजह से है, बनी है, ताकि अगर करंट हाई आ जाए और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो तो ये क्या कर जाए, ये मेल्ट कर जाए, है ना। ये क्या कर जाएगी, ये मेल्ट कर जाएगी, यानी टूट जाएगी, और टूटते ही करंट आगे पास नहीं करेगा। तो फ्यूज जो है वो तो आपका खराब हो जाएगा, लेकिन आपका घर भी जलने से बच जाएगा, जो कि करंट ने आगे जाकर के जला देना था, है ना। पढ़ लेते हैं इसको। इट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर मेड ऑफ टिन एंड लेड अलॉय। देखो टिन लेड अलॉय मशहूर अलॉय है बहुत सारे, उसमें से एक टिन लेड भी है, टिन लेड अलॉय विच हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, ये इसका प्रिंसिपल है, बात खत्म। मेल्टिंग पॉइंट को लो रखना होता है, ये फ्यूज का प्रिंसिपल है ना। और पढ़ लेते हैं। When current is in a circuit exceeds the specific value due to short circuiting, overloading, voltage fluctuation, कुछ भी कारण हो सकता है करंट के बढ़ जाने का, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा सर्किट, है ना। thereby protecting the expensive electrical appliances and also preventing the fire incident। आप 30,000 का एसी लेकर के आए, वॉशिंग मशीन लेकर के आए, और बाई चांस वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से वो खराब हो जाए तो आपको दुख लगेगा ना भाई। तो फ्यूज जो है वो उसको बचा ले जाएगा, उस टाइम पर फ्यूज में पटाखा बोलेगा और आपका अप्लायंस जो है वो बचा रहेगा। ये फायदा है ना, सेफ्टी डिवाइस की तरीके से ये यूज होता है, इसलिए इसका नाम सेफ्टी फ्यूज है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं यार। कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द टेलीस्कोप डिजाइन टू सर्च फॉर अर्थ साइज प्लैनेट्स इन द नियर बाय रीजन ऑफ आवर गैलेक्सी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये उस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो 2009। ये जो स्पेस मिशन था ये भी 2009 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, और उन्होंने नाम दिया था इसको केपलर टेलीस्कोप। तो केपलर टेलीस्कोप भेजा गया था साथ में, ठीक है ना, उस मिशन के, रोवर के मिशन के, कि भाई ये जाकर के देखेगा। और 2018 या 19 में, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 18 या 19 में उस मिशन को एंड कर दिया गया। जो भी ढूंढना था उसने ढूंढ लिया, अर्थ साइज जैसे प्लैनेट ढूंढने होंगे तो ढूंढ लिया उसने। तो ये जो टेलीस्कोप था उसका नाम केपलर टेलीस्कोप इन लोगों ने रखा था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
विच अमंग द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स प्रेफर्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अराउंड 1250 डिग्री, यानी कोई भट्टी अगर जल रही है ना, कोई भाट भट्टी अगर कहीं जल रही है, लावा अगर कहीं है, तो उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए जो टेलीस्कोप, सॉरी, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्टिकल पायरोमीटर। एक्चुअली पायरोमीटर क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं। ये क्या करता है, ये बिना टच करे दूर से ही रेडिएशन नापता है। रेडिएशन की वजह से ये नाप लेता है कितना टेम्परेचर इस चीज का होगा। जैसे आजकल आपने वो देखा कोरोना जांच करने के लिए क्या करते हैं, है ना, उनके पास वो है थर्मल डिटेक्टर है उनके पास, वो सामने ऐसे रखते हैं बंदूक, है ना, और उस पर लिखा रहता है कितना टेम्परेचर इसका हुआ है। तो ये वही चीज है, बिल्कुल वही काम है इसका, लेकिन वो बस ऑप्टिकल तरीके से यूज होता था, ऑप्टिकल पायरोमीटर। लेकिन अभी वाला जो है वो डिजिटल पायरोमीटर आप उसको कह सकते हो, जो अभी वाला यूज होता है। लेकिन वो ऑप्टिकल पायरोमीटर में आंख में से देखना, आंख लगा करके उस इंस्ट्रूमेंट में देखना पड़ता था। आप इसको सर्च भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो इसके बारे में अगर रुचि हो जानने की, तो कि किस तरीके से ऑप्टिकल पायरोमीटर वर्क करता है। आंख लगा करके देखना पड़ता था, तो फिलामेंट जलता था उसके हिसाब का, जिस हिसाब का रेडिएशन आ रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी लाइट दिख रही है, यानी कितना रेडिएशन आ रहा है, तो वो मिल जाएगा आपको आंखों से देख करके। तो इस तरीके से ऑप्टिकल पायरोमीटर को यूज किया जाता था, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस लगा करके। नेक्स्ट एक हॉलोस्फेयर है जिसमें मरकरी भरा गया है और उसके ना बॉटम में छेद कर दिया है, एट द बॉटम, है ना, थ्रू अ स्मॉल होल एट द बॉटम इन इट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो यार बच्चों, अभी इसने मरकरी भरी है, कल को हो सकता है ये रेत भर दे, परसों हो सकता है ऑयल भर दे, हो सकता है वाटर भर दे, कुछ भी भर दे, अगर वो चीज इसमें से लीक कर रही है, ठीक है, मान लो इस बॉल के अंदर हॉलो था, इसके अंदर पानी भर दिया गया, मान लो रेत भर दी गई, मान लो मरकरी भर दी गई, और वो मरकरी धीरे धीरे क्या कर रही है, लीक कर रही है, ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। वो पूछ रहा है कि जो टाइम पीरियड होगा वो कैसे अफेक्टेड होगा, टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चे मोस्टली इसका आंसर करेंगे कि भाई टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि टाइम पीरियड तो मास पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड की तो वैल्यू होती है ये 2π√L/g, सही बात है ना। लेकिन जो बच्चे साइंस पढ़े हुए हैं, है ना, 11th 12th के अंदर जिन्होंने साइंस पढ़ा है, वो लोग इस बात को जानेंगे कि भाई यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर इफेक्टिव लेंथ में फर्क आ रहा है। कैसे फर्क आ रहा है? देखो, इफेक्टिव लेंथ जो मेजर करी जाती है वो करी जाती है यहां से लेके पाइवोटेड पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक, सेंटर ऑफ मास तक। अब सोचना इस बात को कि मान लीजिए एक मोमेंट पर इसमें सारी की सारी मरकरी भरी हुई है ना, सारी मरकरी भरी हुई है, तो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे होगा। लेकिन जैसे ये लीक करना स्टार्ट करेगा, है ना, तो मरकरी धीरे धीरे कम होती जाएगी, यहां आ जाएगी, फिर और कम होकर यहां आ जाएगी, फिर और कम होकर यहां आ जाएगी, फिर और कम होकर यहां आ जाएगी। तो क्या होगा? तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो भी क्या करेगा? अभी यहां था, थोड़ा सा पानी नीचे आया, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, और मरकरी नीचे आई तो यहां आ जाएगा, और रेत नीचे आई, मतलब जो भी इसमें रखा हुआ है, रेत है, मरकरी है, पानी है, जो भी है, ऑयल है ना, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इफेक्टिव लेंथ जो है वो पाइवोटेड पॉइंट से लेकर के और सेंटर ऑफ मास तक वो इंक्रीज कर रही है, हाँ या ना? भैया यहां पर पहले सेंटर ऑफ मास था, फिर सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, फिर सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, तो ये लेंथ क्या करती गई? बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो लेंथ बढ़ेगी अगर, तो टाइम पीरियड क्या करेगा? बढ़ेगा। सही बात है ना? तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, टिक कर दें? नहीं, जैसे ही ये मरकरी सारी निकल गई वापस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? एक बार अगर ये पूरा खाली हो गया, सारी मरकरी निकल गई इस होल में से, ये पूरा खाली हो गया, फिर सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा? फिर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा, यानी लेंथ फिर डिक्रीज कर जाएगी, है कि नहीं? तो पहले लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर लेंथ घटने से टाइम पीरियड घटेगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सडन डिक्रीज इन द बैरोमीटर शोज द अराइवल ऑफ स्टॉर्म। ये मैंने आपको बताया था, जब तूफान आने वाला होता है तो विंड तेज चलने लगती है, विंड तेज चलेगी तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा तो बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी का, वो नीचे घट जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। एनरॉइड बैरोमीटर को ऐसा क्यों कहते हैं भाई? एनरॉइड का मतलब देखो, एनरॉइड का मतलब है जहां पर एयर की, मतलब फ्लूइड की एब्सेंस है ना। तो मैंने ये लिखा भी था वहां पर नोट्स में था कि इट डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड, इसलिए इसका नाम एनरॉइड बैरोमीटर रखा गया है, ठीक है। बेटा ये बोल रहा है कि पेरिस्कोप जो है उसमें कौन सा फिनोमेना यूज होता है, तो यहां पर इसने ये नहीं बता रखा कि जो पेरिस्कोप है वो रिफ्लेक्टिंग बेस्ड है कि TIR बेस्ड है। तो हम दोनों ही मानेंगे, दोनों ही तरह के पेरिस्कोप होते हैं भाई, रिफ्लेक्शन वाला भी होता है और TIR वाला भी होता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। TIR वाला कुछ इस तरीके का होता है कि भाई ये इस तरीके से एक प्रिज्म रखा रहता है ना, टोटल इंटरफेक्शन करने के लिए प्रिज्म रखा रहता है, ठीक है। एक साइड से इस पर लाइट गिरती है,
ठीक है ना, और वही रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी साइड जाती है। तो यहां पर जो कुछ भी रखा होगा, इधर आंख जिसने भी रखी होगी वो उसको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर TIR हो रही है, इन जगहों पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है, TIR की जगह है। तो TIR बेस्ड जो पेरिस्कोप है, ठीक है ना, वो भी होता है, और रिफ्लेक्शन बेस्ड तो मैंने आपको बता दिया, जिसपे 45 डिग्री पर दो मिरर रखे होते हैं। A pair of forceps is a lever of, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर का है, पेयर ऑफ फोरसेप्स है ना, पढ़ा हमने। ग्रामोफोन वाज इन्वेंटेड बाय, तो भाई ग्राहम बेल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देख लो यार आप, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस किसने ढूंढी थी, साइंटिस्टों के नाम लिखे हुए उसके आगे, चलो देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो है भैया वो मैक्सवेल ने ढूंढी थी, मैक्सवेल की थी वो। A4, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और बी, ए और बी हो गए एलिमिनेट, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सी और बी में से, क्योंकि D1 तो दोनों का ही है। जनरेटेड रूल, बिल्कुल सही बात है भाई, राइट हैंड रूल जो था फ्लेमिंग का था, वो जो जनरेटर की जो करंट निकालने का काम आता है, मतलब, है ना। अच्छा, अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिकेशन की, तो भाई ये आइंस्टाइन ने दी थी, C3 है ना, C3। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, आ जाओ भाई, सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। C3 फोटो इलेक्ट्रिकेशन जो है वो आइंस्टाइन ने दी थी, है ना। बढ़ते हैं आगे। टेलीस्कोप एज कंपेयर टू अ माइक्रोस्कोप हैज, जो टेलीस्कोप होता है और माइक्रोस्कोप जो होता है उनके आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में बात करी गई है, पढ़ लेते हैं एक बार। टेलीस्कोप एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेटर अपर्चर एंड आई पीस ऑफ ग्रेटर अपर्चर। नहीं, दोनों ग्रेटर अपर्चर के नहीं होते, ऑब्जेक्टिव वाला जो होता है वो ग्रेटर अपर्चर का होता है, आई पीस छोटा होता है, क्योंकि ज्यादा लाइट को कलेक्ट करना चाहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉलर अपर्चर नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेटर अपर्चर एंड आई पीस ऑफ स्मॉलर अपर्चर इन ऑर्डर टू कलेक्ट मोर लाइट। बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन है इसका। When a simple pendulum is executing SHM about its mid position, एक सिंपल पेंडुलम है ना, और वो SHM कर रहा है, तो उसकी मिड पोजीशन यानी मीन की बात हो रही है, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पर कौन सी बात सही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पर ना, या तो वेलोसिटी जीरो होती है या तो रुक जाता है करके वो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी यहां पर, जीरो। स्पीड ही नहीं है, स्पीड नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होती है, ये भी नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन नहीं, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, Pe रहेगा मैक्स और Ke रहेगा जीरो, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मिड पॉइंट, डी ऑप्शन एकदम सही है कि भैया जब ये यहां रहेगा, जब ऐसे चल करके आएगा यहां, इसकी वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी, इस जगह पर वेलोसिटी मैक्सिमम यानी स्पीड मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। कहां पर, मीन पोजीशन पर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फॉर एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज, एक सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज करता है मास के साथ, नहीं इंक्रीज करता, नहीं इंडिपेंडेंट होता है मास के। तो भाई टाइम पीरियड में मास कहां आता है, 2 पाई अंडर रूट L बाय G। यहां पर जो वो L की बात हो रही थी, ये इफेक्टिव लेंथ थी, मास थोड़ी था ये सेंटर ऑफ मास की बात हो रही थी। सेंटर ऑफ मास से लेकर के पाइवोटेड जॉइंट तक लेंथ रहती है, मास पर नहीं डिपेंड कर रहा। सेंटर ऑफ मास से लेकर के पाइवोटेड पॉइंट जहां लटका हुआ है, जहां से लटका हुआ है, उस लेंथ पर डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, मास पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अब तक एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं देखे गए हैं, सीडीएस में, एयरफोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आप लोग इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और देते रहेंगे आगे भी, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे जल्दी ही, है ना, और खुशियां मनाएंगे आपके साथ, जब आप लोगों की जो एम्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो अचीव हो चुके होंगे, और वही हमारी भी ड्रीम्स है भाई, है ना। हम दोनों ने मिल करके एक सेम ड्रीम देखी है कि भाई आप लोगों को हम फौजी की ड्रेस में देखें, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।